स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं फियर कास्ट हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देने के लिए बनी है। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इस कहानी को आधा सुन लिया तो पूरी सुने बिना रह नहीं पाएंगे। हर मोड़ पर रहस्य, हर शब्द में सस्पेंस और क्लाइमेक्स वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, हाइप, जो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। अगर मुमकिन हो तो उसे भी जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की दहशत भरी कहानी की ओर। मेरा नाम सुरेश यादव है, उम्र 45 साल। कोल इंडिया लिमिटेड में मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूं। शुरुआत मैंने एक साधारण खनिक के रूप में की थी। हाथों में कुदाल लेकर 700 फीट नीचे अंधेरे में कोयला खोदता था। धूल, पसीना, अंधेरा, यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रात को पढ़ाई की, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, फिर डिग्री। आज मैं सीनियर सुपरवाइजर हूं। मेरे अधीन 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं। झारखंड के धनबाद जिले में हमारी कंपनी की 7 खाने हैं। मैं सभी की देखरेख करता हूं। अक्टूबर 2021 की बात है। उस दिन सुबह से ही मौसम अजीब था। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैं अपने ऑफिस में बैठा था जब मेरे फोन पर रीजनल हेड का कॉल आया। सुरेश, तुम्हें कल सुबह रांची आना होगा। हेड ऑफिस में मीटिंग है, जरूरी काम है। जी सर, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं किस बारे में? फोन पर नहीं, कल बात करेंगे। अगले दिन जब मैं रांची के हेड ऑफिस पहुंचा, वहां का माहौल कुछ गंभीर था। कॉन्फ्रेंस रूम में 5 लोग बैठे थे। रीजनल हेड श्री R.K. सिन्हा, 2 सीनियर इंजीनियर, एक जियोलॉजिस्ट डॉ. मेहता और एक व्यक्ति जिसे मैं पहचानता नहीं था। आइए सुरेश, बैठिए, सिन्हा सर ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैं बैठ गया। टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। सुरेश, तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं हम, सिन्हा सर ने शुरू किया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अगर यह सफल रहा तो तुम्हारी तरक्की पक्की है। मैं खुश हो गया। धन्यवाद सर, बताइए क्या काम है? डॉक्टर मेहता ने वो पुरानी फाइल खोली। अंदर से पीले पड़ चुके कागज निकले जिन पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था। ये 1911 के डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टर मेहता ने समझाया। ब्रिटिश राज के समय झारखंड में कई कोयला खानें खोली गई थीं। उनमें से एक थी खोंखर खान नंबर 7। मैंने नाम ध्यान से सुना। खोंखर, ये नाम मैंने कहीं सुना था। ये खान धनबाद से लगभग 65 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में थी। डॉक्टर मेहता ने जारी रखा। 1907 से 1911 तक इससे कोयला निकाला गया, बहुत उच्च गुणवत्ता का कोयला। लेकिन 1911 में अचानक इसे बंद कर दिया गया। क्यों? मैंने पूछा। सिन्हा सर ने कंधे उचकाए। आधिकारिक रिकॉर्ड में सिर्फ इतना लिखा है, अनस्टेबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। लेकिन हमारी जियोलॉजिकल टीम ने हाल ही में उस इलाके का सर्वेक्षण किया है। स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेबल है और अंदाजा है कि वहां अभी भी लगभग 2 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता का कोयला मौजूद है। मेरी आंखें चमक उठी। 2 मिलियन टन, ये तो करोड़ों रुपए का सौदा था। तो आप चाहते हैं कि मैं उस खान को दोबारा शुरू करूं? बिल्कुल सही, सिन्हा सर ने कहा। पहले एक इनिशियल सर्वे टीम भेजनी होगी, स्ट्रक्चर चेक करना होगा, सेफ्टी असेसमेंट करनी होगी। तुम उस टीम को लीड करोगे। मैं सोचने लगा, एक बंद खान को दोबारा शुरू करना यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। मैं तैयार हूं सर, मैंने कहा। वो अजनबी व्यक्ति जो अब तक चुप बैठा था अचानक बोला, लेकिन एक समस्या है। सब उसकी ओर मुड़े। मैं सुभाष पटनायक हूं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, उसने अपना परिचय दिया। मुझे उस इलाके के बारे में आपको कुछ बताना चाहिए। वहां के स्थानीय लोग, वो उस खान के बारे में बहुत सी कहानियां कहते हैं। कैसी कहानियां? मैंने पूछा। डरावनी कहानियां, पटनायक ने धीरे से कहा। वो कहते हैं कि वो खान शापित है। जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, या अगर आता है तो बदल जाता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सिन्हा सर हंस पड़े। अरे पटनायक जी, ये सब अंधविश्वास है। गांव के लोग ऐसी बातें बनाते रहते हैं। मैं भी यही मानता था, पटनायक ने गंभीरता से कहा। लेकिन पिछले साल एक घटना हुई थी।
3 युवक शर्त के लिए उस खान में घुसे थे। 2 घंटे बाद सिर्फ एक 3 वापस आया। वो पागल हो गया था। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब भी वहीं है, मानसिक चिकित्सालय में। बस एक ही बात बुदबुदाता रहता है, नीचे मत जाओ, नीचे मत जाओ। मुझे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। सर, मैं 20 साल से इस काम में हूं, मैंने कहा। हर पुरानी खान के बारे में ऐसी कहानियां होती हैं, लेकिन हम साइंटिस्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं। हम फैक्ट्स पर काम करते हैं, कहानियों पर नहीं। सिन्हा सर ने खुश होकर मेरी पीठ थपथपाई। यही तो मुझे तुम में पसंद है सुरेश, प्रैक्टिकल अप्रोच, लेकिन सावधानी बरतना। डॉक्टर मेहता ने कहा, खान 110 साल पुरानी है, स्ट्रक्चर में कमजोरी हो सकती है, गैस पॉकेट्स हो सकते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट लेकर जाना। अगले 1 घंटे तक हमने प्लानिंग की। मुझे एक टीम बनानी थी, 12 लोगों की। इसमें होने चाहिए 2 स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, एक जियोलॉजिस्ट, एक सेफ्टी ऑफिसर, 6 एक्सपीरियंस माइनर्स, 2 टेक्निकल असिस्टेंट्स। हमें 1 हफ्ते में तैयार होना था। अगले 5 दिन मैंने टीम सिलेक्शन में बिताए। मुझे सबसे अच्छे लोग चाहिए थे, एक्सपीरियंस्ड, बी ब्रेव और डिसिप्लिन्ड। सबसे पहले मैंने अपने पुराने साथी राजेश कुमार को बुलाया। राजेश मेरे साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा था। वो भी एक माइनर से इंजीनियर बना था। उसकी खासियत थी, वो खान की दीवारों को देखकर ही बता सकता था कि स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं। सुरेश भाई, ये खोंखर खान। राजेश ने जब नाम सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैंने इसके बारे में सुना है। क्या सुना है? बुजुर्ग कहते हैं इस खान में कुछ है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। राजेश, तुम भी? राजेश ने सिर हिलाया। मैं नहीं जा रहा अंधविश्वास से, मैं प्रोफेशनल हूं, लेकिन सावधानी तो रखनी ही होगी ना। बिल्कुल, इसीलिए तो तुम्हें साथ चाहता हूं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस तुम संभालोगे? राजेश मान गया। दूसरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के रूप में मैंने विक्रम सिन्हा को चुना। विक्रम यंग था, सिर्फ 28 साल का, लेकिन आईआईटी से माइनिंग इंजीनियरिंग में टॉपर था। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था। 3D मैपिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर, सब कुछ। सर, ये तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, विक्रम एक्साइटेड था। 110 साल पुरानी ब्रिटिश माइंस, इसका आर्किटेक्चर स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जियोलॉजिस्ट के लिए मैंने डॉक्टर अनीता रॉय को चुना। वो जेएनयू से पीएचडी थी और कोल इंडिया में नई ही आई थी, सिर्फ 3 साल। लेकिन उसका काम इंप्रेसिव था। वो रॉक्स और मिनरल्स को देखकर उनकी पूरी हिस्ट्री बता सकती थी। सुरेश सर, मैं डेफिनेटली आऊंगी, अनीता ने कहा जब मैंने उसे ऑफर किया। लेकिन एक बात पूछूं, इस माइन को बंद क्यों किया गया था 1911 में? रिकॉर्ड्स में कुछ और तो नहीं लिखा? बास अनस्टेबल स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रेंज, अनीता ने सोचते हुए कहा। 1907 से 1911 तक सिर्फ 4 साल चली माइन? यूजुअली तो कम से कम 20 से 25 साल चलाते थे। कुछ बात तो है, वही तो देखना है, मैंने कहा। सेफ्टी ऑफिसर के लिए मैंने फारूक अहमद को चुना। फारूक एक्स आर्मी था, ईओडी, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल में काम करता था, बॉम्ब्स डिफ्यूज करता था। उसके लिए कोल माइन की सेफ्टी तो बच्चों का खेल था। 6 माइनर्स में मैंने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को चुना। पहला राम प्रसाद, 50 साल की उम्र, 30 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा छोटू, असली नाम जगदीश, लेकिन सब छोटू बुलाते थे, बॉडी से बहुत मजबूत। तीसरा इम्तियाज, ड्रिलिंग एक्सपर्ट। चौथा संतोष। 5वां गुरमीत, रेस्क्यू ऑपरेशंस में ट्रेंड। 6ठा मनीष, सबसे यंग लेकिन बहुत होशियार, टेक्निकल असिस्टेंट्स के रूप में 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आए, अमन और प्रवीण, जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे थे। 7 दिन बाद मेरी पूरी टीम तैयार थी। हमने सारे उपकरण चेक किए। मॉडर्न सेफ्टी हेलमेट्स विद बिल्ट इन फ्लैश लाइट्स ऑन ऑक्सीजन लेवल, मॉनिटर गैस डिटेक्टर्स, कम्युनिकेशन, रेडियो रोप एंड क्लाइंबिंग उपकरण, फर्स्ट एड किट्स इमरजेंसी, ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम, 3D मैपिंग, कैमराज, जियोलॉजिकल सर्वे टूल्स। 22 अक्टूबर 2021 को हम सब धनबाद के ऑफिस में मिले। सुबह 6 बजे हमें निकलना था। सब तैयार हो? मैंने सबसे पूछा। सबने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मैं देख सकता था कि कुछ चेहरों पर नर्वसनेस थी, खासकर अमन और प्रवीण के। ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। हम 3 वाहनों में सवार हुए, एक मिनी ट्रक जिसमें सारे इक्विपमेंट थे और 2 एसयूवीज जिसमें हम लोग बैठे। मैं पहली एसयूवी में बैठा, मेरे साथ राजेश, विक्रम
और दूसरे बाकी लोग। दूसरी एसयूवी में अनिता, फारूक और बाकी लोग। जैसे ही हम धनबाद से बाहर निकले, मौसम बदलने लगा। सुबह की धूप धीरे धीरे कम होती गई। आकाश में काले बादल छाने लगे। मानसून तो खत्म हो गया था। राजेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, फिर ये बादल कहां से आ गए? वेदर रिपोर्ट में कुछ नहीं था, विक्रम ने अपना फोन चेक करते हुए कहा। हम मुख्य सड़क छोड़कर एक कच्ची सड़क पर मुड़ गए। अब हमारे दोनों ओर घना जंगल था, साल और महुआ के पेड़। सड़क की हालत खराब थी, गाड़ी हिल हिल कर चल रही थी। 1 घंटे बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे, निकाली पहाड़ी। ये वही गांव था जो खान के सबसे पास था। हमने गाड़ियां रोकी। मुझे यहां के सरपंच से मिलना था, फॉर्मेलिटी के लिए। गांव छोटा था, शायद 20-25 घर, लेकिन एकदम सुनसान। कोई बाहर नहीं था, बच्चे भी नहीं खेल रहे थे। स्ट्रेंज, फारूक ने कहा, इतना सुनसान क्यों है? हम गांव में घुसे। कुछ दूर चलने पर हमें कुछ लोग दिखे, सब बुजुर्ग, सब चुपचाप बैठे हुए। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उनके चेहरों पर डर की एक लहर दौड़ गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर हमारे पास आया। उसकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। आप लोग कौन हैं? उसने पूछा। नमस्ते, मैं सुरेश यादव, कोल इंडिया से। हम खोंखर खान का सर्वे करने आए हैं। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। आप उस खान में जाएंगे? हाँ, हमें वहां इंस्पेक्शन करनी है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मत जाइए, प्लीज मत जाइए। क्यों? वो जगह शापित है। मेरे दादाजी ने देखा था जब वो खान बंद हुई थी। उन्होंने कहा था, जो वहां से निकला वो इंसान नहीं था। मैंने धैर्य से समझाने की कोशिश की। देखिए, मैं समझता हूं आपकी चिंता, लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। हम सब ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं। हमारे पास सारी सेफ्टी इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट से वो नहीं रुकेगा, बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सर्टेनिटी था। वो कौन? अनिता ने पूछा। बुजुर्ग ने हमारी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा डर था। समय, बेटी, समय, खुद। समय? मैंने बुजुर्ग से पूछा। आपका मतलब क्या है? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम बुधू महतो है। मैं इस गांव का सरपंच हूं। मेरे दादाजी रामलाल महतो 1911 में उस खान में काम करते थे। उसने हमें अपने घर की ओर इशारा किया। अंदर आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। हम सब उसके पीछे पीछे चले। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। बुधू महतो ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और एक झरझर सी डायरी निकाली। ये मेरे दादाजी की है, उसने कहा। मैंने तुरंत कहा, देखिए, हमें पुरानी डायरियों और कहानियों में दिलचस्पी नहीं है। हमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। ये डायरी नहीं है, बुधू ने कहा। ये एक चेतावनी है। उसने डायरी के आखिरी पन्ने खोले। वहां कांपते हाथों से कुछ लिखा था, हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण में। 27 मई 1911 आज वो घटना हुई। हम 23 लोग सुबह 6 बजे नीचे उतरे थे, लेवल 8 पर काम करने। दोपहर 2 बजे तक सब ठीक था। फिर हमने आवाजें सुनी, हमारी अपनी ही आवाजें। लेकिन वो आवाजें वो नीचे से आ रही थी, लेवल 9 से। लेकिन लेवल 9 था ही नहीं। हमने सिर्फ लेवल 8 तक ही खुदाई की थी। फिर भी हम अपनी चीखें सुन सकते थे, साफ साफ। फोरमैन साहब ने कहा, भाग जाओ, अभी भागो। हम भागे ऊपर की ओर। लेकिन जब हम बाहर निकले तो पता चला हम सुबह 6 बजे गए थे और अभी भी सुबह 6 बजे थे। घड़ी रुकी नहीं थी, सूरज की पोजीशन बदली नहीं थी। 8 घंटे गायब हो गए थे और हम में से 5 लोग वो वापस नहीं आए, आज भी नहीं आए। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अपनी साइंटिफिक सोच से कहा, यह हेलुसिनेशन हो सकता है। उस जमाने में माइन के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन मॉनिटरिंग नहीं होती थी। ऑक्सीजन की कमी से ऐसे अनुभव हो सकते हैं। मैंने भी यही सोचा था, बुधू ने कहा। लेकिन उन 5 लोगों का क्या? वो कहां गए? माइन कोलैप्स हो सकता है, फंस गए होंगे, राजेश ने सजेस्ट किया। अगर ऐसा होता तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया होता, बुधू ने कहा। लेकिन उन्होंने क्या किया? अगले ही दिन माइन को पूरी तरह बंद कर दिया। एंट्रेंस को ईंटों और सीमेंट से सील कर दिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। इतनी जल्दी? अनिता ने चौंक कर पूछा। यह तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बिल्कुल, बुधू ने सिर हिलाया, जैसे वो कुछ छुपाना चाहते थे या किसी चीज को बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। फारूक ने पूछा, उसके बाद कभी कोई और गया वहां? 1947 में
जब अंग्रेज चले गए तो कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वहां कोयले के अलावा कुछ वैल्यूबल छुपा हो, सोना या हीरे। 5 आदमी गए। 3 दिन बाद 4 वापस आए। 5 में से 4? मैंने पूछा। हाँ, एक वहीं रह गया। लेकिन जो 4 वापस आए वो ठीक नहीं थे। कैसे ठीक नहीं थे? बुधू ने खिड़की से बाहर इशारा किया। वो चौथा घर दिख रहा है, बिल्कुल टूटा फूटा। उसमें रमेश रहता है। वो उन 4 में से आखिरी जीवित व्यक्ति है। बाकी 3 पागल हो गए थे, 10 साल के अंदर मर गए। हम रमेश से मिल सकते हैं? अनीता ने पूछा। मिल सकते हैं, बुधू ने कहा, लेकिन वो बात नहीं करता। 1947 के बाद से उसने एक भी शब्द नहीं बोला है। बस एक ही काम करता है। क्या? घड़ियां देखता रहता है। उसके घर में 40 से 50 घड़ियां हैं। हर घड़ी को वो बार बार चेक करता है, जैसे उसे डर हो कि समय फिर से रुक जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। यह सब बहुत अजीब था, लेकिन अभी भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो सकता था। बुधू जी, मैं आपकी चिंता समझता हूं, मैंने कहा, लेकिन हम सावधानी बरतेंगे। हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन रेडियोज हैं। कुछ भी अजीब हुआ तो हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। बुधू ने हार मानते हुए सिर हिलाया। आप नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। जवानी में मैं भी नहीं मानता था, लेकिन कम से कम एक बात याद रखिए। क्या? अगर आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे, अपनी चीखें, तो तुरंत बाहर भाग जाइए और अपनी घड़ी चेक करते रहिए हर 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि अगर समय रुक गया तो आप जिंदा बाहर नहीं आओगे। बुधू महतो के घर से निकलने के बाद हमने गांव वालों से और बात करनी चाहिए, लेकिन सब डर के मारे घरों में छुप गए। सिर्फ बच्चे दूर से हमें देख रहे थे, उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव के साथ। चलिए, मैंने कहा, हमें माइन का लोकेशन ढूंढना है। हमने गांव वालों से रास्ता पूछा, लेकिन किसी ने साफ साफ नहीं बताया। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने शायद दया खाकर एक दिशा में इशारा किया। उधर जाओ, जंगल में, जहां पेड़ नहीं उगते, जहां पक्षी नहीं बोलते, वहीं है वो जगह। हमने एसयूवीज में वापस बैठकर उस दिशा में जाना शुरू किया। अब सड़क भी खत्म हो गई थी। हम जंगल के बीच से होकर जा रहे थे। जीपीएस सिग्नल बहुत वीक है, विक्रम ने कहा, शायद ट्रीज की वजह से। लेकिन आधा घंटा चलने के बाद अचानक जंगल बदल गया। पेड़ धीरे धीरे कम होते गए और फिर बिल्कुल खत्म हो गए। हमारे सामने एक बड़ा सा खुला मैदान था, लगभग 2-3 एकड़। लेकिन इस मैदान में एक भी पेड़ नहीं था, एक भी पौधा नहीं, घास तक नहीं, सिर्फ सूखी काली जमीन। ये क्या है? प्रवीण ने फुसफुसाते हुए पूछा। अनिता गाड़ी से उतरी और जमीन का एक सैंपल उठाया। उसने सूंघा, फिर अपने टेस्टिंग किट से चेक किया। स्ट्रेंज, उसने कहा, सॉइल में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे यहां कभी बहुत बड़ी आग लगी हो। माइन फायर? राजेश ने पूछा। पॉसिबल, लेकिन इतने साल बाद भी अगर यह असर है तो वो बहुत इंटेंस फायर रही होगी। हम आगे बढ़े। मैदान के बीच में हमें वो दिखा, खान का एंट्रेंस, या जो उसका एंट्रेंस हुआ करता था। ईंटों की एक दीवार थी, ब्रिटिश जमाने की लाल ईंटें, लेकिन दीवार अब टूट चुकी थी। बीच में एक बड़ा सा छेद था, जैसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ा हो। वो 5 लड़के जो यहां आए थे, फारूक ने कहा, शायद उन्होंने तोड़ा होगा। हम एंट्रेंस के पास पहुंचे। छेद के पास खड़े होकर अंदर झांका। अंधेरा, घना काला अंधेरा। हमने अपने हेलमेट के लाइट जलाए और अंदर झांका। एक सुरंग दिखी, लगभग 8 फीट चौड़ी और 10 फीट ऊंची। दीवारें पत्थरों और ईंटों से बनी थीं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग, बहुत मजबूत। स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग लग रहा है, राजेश ने कहा। हाँ, विक्रम ने अपना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार निकालते हुए कहा। मैं देखता हूं कि अंदर क्या है। उसने रेडर को एंट्रेंस पर पॉइंट किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक मैप बनने लगा। यह देखो, विक्रम ने स्क्रीन हमें दिखाई। मेन टनल लगभग 200 मीटर अंदर तक जाती है, फिर नीचे की ओर शाफ्ट है। कितने लेवल्स हैं? मैंने पूछा। रेडार 8 लेवल्स डिटेक्ट कर रहा है। हर लेवल लगभग 100 फीट नीचे 100 फीट नीचे है, तो टोटल डेप्थ लगभग 800 फीट, मैंने कैलकुलेट किया। हाँ, लास्ट लेवल 8, वही है जहां वो इंसिडेंट हुआ था 1911 में। मैंने घड़ी देखी, शाम के 5 बज रहे थे। आज अंदर नहीं जाएंगे, मैंने फैसला लिया। कल सुबह प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे। आज यहीं कैंप लगाते हैं। यहीं? छोटू ने घबराते हुए पूछा। इस जगह पर? हाँ, माइन के पास रहेंगे तो सुबह जल्दी शुरू कर सकते हैं। टीम ने कैंप लगाना शुरू किया।
हमने 3 बड़े टेंट्स लगाए, एक ऑफिसर्स के लिए, एक वर्कर्स के लिए और एक इक्विपमेंट के लिए। जैसे जैसे शाम होती गई, मैंने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। एक, बिल्कुल सन्नाटा था। जंगल इतना पास था, फिर भी कोई पक्षी की आवाज नहीं, कोई कीड़े मकोड़ों की आवाज नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी। 2, टेम्परेचर अजीब था। बाकी जगह ठंडक थी, लेकिन माइन के एंट्रेंस के पास हवा गर्म थी, जैसे अंदर से गर्मी आ रही हो। 3, हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहा था। मोबाइल फोन्स में सिग्नल नहीं, जीपीएस काम नहीं कर रहा, रेडियोस में बस स्टैटिक आ रही थी। ये माइन के अंदर के मिनरल्स की वजह से हो सकता है, विक्रम ने समझाया। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब कर सकते हैं। रात के खाने के लिए हमने कैंप फायर जलाई। सब चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। माहौल में एक अजीब तनाव था। सुरेश भाई, राम प्रसाद ने कहा, मैं 20 साल से माइनिंग कर रहा हूं, इतनी अजीब जगह कभी नहीं देखी। क्या अजीब है, मैंने पूछा, हालांकि मुझे भी वही फील हो रहा था। यहां कोई लाइफ नहीं है, एक भी। जब से हम आए हैं मैंने एक भी चिड़िया नहीं देखी, एक भी इंसेक्ट नहीं, घास नहीं, कुछ नहीं। अनिता ने कहा, सॉइल कंटैमिनेशन हो सकता है, शायद माइन से कोई टॉक्सिक मटेरियल लीक हो रहा हो। तो हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, अमन ने घबराते हुए पूछा। इसीलिए तो हम सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर आए हैं, फारूक ने समझाया। कल अंदर जाते समय प्रॉपर गैस मास्क पहनेंगे। खाना खत्म करके हमने शिफ्ट डिसाइड की। रात में 4 घंटे की 3 शिफ्ट्स। हर शिफ्ट में 4 लोग जागेंगे, बाकी सोएंगे। पहली शिफ्ट में मैं, राजेश, फारूक और संतोष थे। बाकी लोग टेंट्स में सोने चले गए। रात के 10 बज रहे थे। आकाश में बादल थे, इसलिए तारे भी नहीं दिख रहे थे। फायर की लाइट में हम चारों बैठे थे। तुम्हें वाकई लगता है कि कुछ अजीब है यहां? मैंने राजेश से पूछा। राजेश ने आग में देखते हुए कहा, सुरेश, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए सच बोलूंगा। हाँ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है ये मुझे नहीं पता। भूत प्रेत थोड़े ही होते हैं, फारूक ने हंसते हुए कहा। मैं भूत की बात नहीं कर रहा, राजेश ने गंभीरता से कहा। लेकिन कुछ चीजें साइंस से एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तभी अचानक हम चारों चौंक गए। माइन के एंट्रेंस से एक आवाज आई थी। हम सब उठ खड़े हुए, फ्लैशलाइट्स उठाई। फिर से वही आवाज, जैसे कोई रो रहा हो, दूर से, बहुत दूर से। कौन है वहां? फारूक ने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। हम एंट्रेंस की ओर बढ़े। फ्लैशलाइट्स की रोशनी में टनल का मुंह काला दिख रहा था। रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। शायद हवा की आवाज होगी, संतोष ने कहा, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। हम वापस फायर के पास आ गए, लेकिन अब किसी को नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे दूसरी शिफ्ट के लोग जाग गए। अब उनकी ड्यूटी थी। मैं अपने टेंट में गया, राजेश और विक्रम भी वहीं थे। मैं स्लीपिंग बैग में लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। वो 5 लोग जो 1911 में गायब हो गए, 8 घंटे जो समय से गायब हो गए, रमेश जो 74 साल से एक शब्द नहीं बोला। मैंने घड़ी देखी, रात के 1:15 बज रहे थे। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर मुझे एक सपना आया, या शायद वो सपना नहीं था। मैं खान में था, अंधेरे में। मेरे पास कोई लाइट नहीं थी, फिर भी मैं सब कुछ देख पा रहा था, जैसे अंधेरा खुद ही लाइट हो। मैं नीचे जा रहा था, एक के बाद एक लेवल्स पार कर रहा था। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और फिर मैं लेवल 8 पर था। वहां कुछ था, मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन फील कर सकता था। कुछ बहुत बड़ा, बहुत पुराना, और वो मुझे देख रहा था। एक आवाज गूंजी, मेरी अपनी आवाज, सुरेश, नीचे मत आना, नीचे मत आना। मैं जाग गया, पसीने से लथपथ। टेंट में अंधेरा था। मैंने अपना फोन उठाया लाइट के लिए। स्क्रीन पर टाइम दिख रहा था, 1:15। मैं कंफ्यूज्ड हो गया। मैंने तो 1:15 पर ही घड़ी देखी थी, फिर सोया था। कितनी देर सोया? कम से कम आधा घंटा तो लगा होगा। मैंने राजेश को हिलाया, राजेश उठो। क्या हुआ? वो नींद में बोला, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी, 1:15। पक्का? हाँ, क्यों? मैंने विक्रम को भी जगाया। उसकी डिजिटल वॉच में भी 1:15 दिख रहा था। मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। तीनों अलग अलग डिवाइसेस, तीनों में एक ही टाइम, जो बदल नहीं रहा था।
ये रुक गई हैं क्या? विक्रम ने अपनी वॉच को टैप किया। हम टेंट से बाहर निकले। फायर अभी भी जल रही थी। दूसरी शिफ्ट के 4 लोग, इम्तियाज, गुरमीत, अमन और प्रवीण, वहां बैठे थे। तुम लोगों की घड़ियों में कितने बजे हैं? मैंने पूछा। चारों ने चेक किया। 1:15, इम्तियाज ने कहा। 1:15, गुरमीत ने कहा। अमन और प्रवीण के फोन्स में भी यही टाइम था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? प्रवीण की आवाज कांप रही थी। हम तो यहां पिछले 20 मिनट से बैठे हैं। फायर में लकड़ी डाली है 2 बार, बातें की हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। विक्रम ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की। शायद माइंड से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ रहा हो जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अफेक्ट कर रहा हो। लेकिन मैकेनिकल वॉचेस को भी? राजेश ने अपनी पुरानी रिस्ट वॉच दिखाई जिसमें बैटरी नहीं, स्प्रिंग मैकेनिज्म था। वो भी 1:15 पर रुकी थी। अब हम सब स्केर्ड थे। मैंने बाकी लोगों को भी जगाया। सबकी घड़ियां चेक की। सब 1:15 पर रुकी हुई थी। ये वही है, छोटू फुसफुसाया। वही जो 1911 में हुआ था। समय रुक गया है। नहीं, मैंने जोर से कहा। समय नहीं रुकता। यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी अपनी आवाज में विश्वास नहीं था। तभी फिर से वो आवाज आई, माइन के एंट्रेंस से। लेकिन इस बार रोने की आवाज नहीं थी। इस बार वो हमारी अपनी आवाजें थीं। हमारी चीखें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। मैं अपनी खुद की आवाज सुन सकता था। भागो, भागो यहां से। राजेश की आवाज, बचाओ, कोई बचाओ। छोटू की, इम्तियाज की, सबकी आवाजें। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ियों में बैठो, मैंने चिल्लाकर कहा। अभी, इसी वक्त। लेकिन जब हम गाड़ियों की ओर भागे तो गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही थी। तीनों व्हीकल्स, दोनों एसयूवीज और ट्रक, बिल्कुल डेड। बैटरी नहीं है। रहीम ने बॉनेट खोलकर चेक किया। तीनों में एक साथ बैटरी खत्म? फारूक ने हैरानी से पूछा। इम्पॉसिबल। तो अब? अनिता की आवाज में पैनिक था। मैंने सबको शांत किया। ओके, सुनो सब, हम पैदल नहीं जा सकते। रात में जंगल में बिना नेविगेशन के सुबह होने का वेट करेंगे। स्टिक टुगेदर। कोई अकेला नहीं जाएगा। फायर जलाए रखो। हम सब फायर के पास इकट्ठे हो गए। 12 लोग एक दूसरे के करीब। माइन का एंट्रेंस हमारी ओर देख रहा था, एक काले मुंह की तरह, और उस मुंह से अभी भी आवाजें आ रही थीं। हमारी अपनी आवाजें, भविष्य से या अतीत से, मुझे नहीं पता था। बुधू महतो सही कह रहा था। हमें नहीं आना चाहिए था यहां। हम सब फायर के चारों ओर बैठे थे। कोई नहीं सो रहा था, कोई सो नहीं सकता था। माइन के एंट्रेंस से आवाजें अभी भी आ रही थीं, कभी तेज, कभी धीमी। हमारी अपनी आवाजें, हमारी चीखें, हमारी विनती, बचाओ, मदद करो, प्लीज। फारूक ने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग याद करते हुए कहा। वॉरफेयर में यह टेक्निक यूज होती है, एनिमी को मेंटली ब्रेक करने के लिए। शायद किसी को पता चल गया हो कि हम यहां आने वाले हैं। शायद ये किसी का प्रैंक है हमें यहां से भगाने के लिए। इतनी रात को, इस सुनसान जंगल में? राजेश ने सिर हिलाया। नहीं भाई, कोई प्रैंक नहीं है ये। मैंने अपना फोन फिर से चेक किया। अभी भी 1:15 दिख रहा था। मैंने मैन्युअली काउंट करना शुरू किया। 5 मिनट बाद फिर से फोन देखा। 1:15। 10 मिनट बाद 1:15। टाइम एक्चुअली रुक गया है, मैंने धीरे से कहा। इम्पॉसिबल, विक्रम ने जोर से कहा। टाइम नहीं रुकता। आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंग भी टाइम स्लो हो सकता है, डायलेट हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो सकता। जब तक क्या? मैंने पूछा। जब तक आप ब्लैक होल की इवेंट होराइजन पर ना हो, या किसी ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इन्फिनिट हो। तो क्या इस माइन में ब्लैक होल है? छोटू ने व्यंग्य से पूछा। नहीं, लेकिन विक्रम सोच में पड़ गया। कुछ थ्योरीज हैं क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स के बारे में, जहां स्पेस टाइम अपने आप में लूप बना लेता है। हिंदी में बोलो, संतोष ने कहा। मतलब एक ऐसी जगह जहां टाइम सीधी लाइन में नहीं बहता, बल्कि सर्कल में घूमता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। तो जो आवाजें हम सुन रहे हैं, अनिता ने कहा, हो सकता है वो हमारी फ्यूचर की आवाजें हों, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा और हो चुका है। टाइम लूप में सब सिमल्टेनियस होता है। ये सुनकर सबके चेहरे और भी डरावने हो गए। मतलब हम मरेंगे?
अमन की आवाज कांप रही थी। क्योंकि हम अपनी खुद की चीखें सुन रहे हैं? नहीं, मैंने तुरंत कहा। ये सब थियरीज हैं, स्पेक्यूलेशंस। हमें प्रैक्टिकल रहना होगा। जो हो रहा है उसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन है, बस हमें वो ढूंढना है। लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद भी डर रहा था। रात रात खत्म नहीं हो रही थी। हमने मैन्युअली काउंट किया। हमारे हिसाब से 3 घंटे बीत गए थे, लेकिन आकाश में कोई बदलाव नहीं। अभी भी वही अंधेरा, कोई सुबह का आसार नहीं। सूरज सूरज क्यों नहीं निकल रहा? प्रवीण ने पूछा। फायर की लकड़ियां खत्म हो रही थीं। हमने और लकड़ियां डाली जो हम जंगल से काट कर लाए थे। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। हमारे हिसाब से सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी भी रात थी। ये हो नहीं सकता, गुरमीत ने कहा। रात इतनी लंबी नहीं होती। तभी अचानक इम्तियाज चिल्लाया, देखो वो क्या है? हमने उस डायरेक्शन में देखा जहां वो पॉइंट कर रहा था। माइन के एंट्रेंस पर कुछ था, एक सिलुएट, एक आदमी की शेप, बिल्कुल स्टिल। कौन है वहां? फारूक ने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और उस ओर पॉइंट की। लाइट में हमें साफ दिखा। वो मैं था, एग्जैक्टली मेरे जैसा। मेरे कपड़े, मेरा चेहरा, मेरा हेलमेट, लेकिन वो मुझसे अलग था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे अंदर कुछ ना हो। सुरेश, राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा। वो तुम हो? नहीं, मैंने कहा, मैं यहां हूं। वो सिलुएट हिली, धीरे धीरे एंट्रेंस के अंदर चली गई, अंधेरे में गायब हो गई। ये क्या था? छोटू की आवाज में दहशत थी। हेलुसिनेशन, अनिता ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी यकीन नहीं था। हम सब स्ट्रेस्ड हैं, लैक ऑफ स्लीप, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी हेलुसिनेशंस हो सकते हैं अगर माइंड से लीक हो रहा हो। लेकिन हम सब ने वो देखा था एक साथ। और फिर जो हुआ वो और भी अजीब था। अचानक आकाश में बदलाव आया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा। देखो, सुबह हो रही है, प्रवीण ने खुशी से कहा। हम सब ने राहत की सांस ली। 10 मिनट में पूरा उजाला हो गया। सूरज निकल आया। हमने फिर से अपने फोन्स चेक किए। टाइम अभी भी 1:15 दिख रहा था। कम से कम अब दिन तो है, राम प्रसाद ने कहा। अब हम गांव वापस जा सकते हैं, पैदल ही सही। नहीं, मैंने कहा। सब मेरी ओर देखने लगे। हम यहाँ एक मिशन के लिए आए हैं, मैंने कहा। माइन का सर्वे करना है। एक रात की अजीब घटनाओं से हम डरकर भाग नहीं सकते। लेकिन सुरेश भाई, राजेश ने प्रोटेस्ट किया। सुनो, मैंने सबको इकट्ठा किया। मैं जानता हूं कल रात डरावनी थी, लेकिन सोचो हुआ क्या? घड़ियां रुक गईं। ठीक है, टेक्निकल मैलफंक्शन हो सकता है। कुछ अजीब आवाजें सुनी, एकोज या अकूस्टिक इल्यूजन्स हो सकते हैं। रात लंबी लगी। हमारा परसेप्शन ऑफ टाइम डिस्टर्ब्ड हो गया था स्ट्रेस की वजह से। मैं खुद को कन्विंस कर रहा था जितना उन्हें। लेकिन वो, अगर जाना ही है माइंड में तो प्रॉपरली जाएं। फुल सेफ्टी गियर, बड़ी सिस्टम, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। हर 30 मिनट में बाहर कम्युनिकेशन, और अगर कुछ भी अजीब लगा तो इमीडिएटली रिट्रीट। मैंने सबसे वोट लिया। 12 में से 7 लोग जाने के लिए रेडी थे, 5 डर रहे थे। ठीक है, मैंने कहा, जो नहीं जाना चाहते वो यहां रुक सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम पहले लेवल तक तो देख लेते हैं। बस एक क्विक सर्वे, फिर डिसाइड करेंगे। अंत में सब मान गए। शायद ग्रुप प्रेशर था, शायद प्रोफेशनल कमिटमेंट, या शायद दिन की रोशनी ने उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंट बना दिया था। हमने तैयारी शुरू की। हर किसी ने प्रॉपर सेफ्टी गियर पहना, हेलमेट विद लाइट, गैस मास्क अभी नहीं, लेकिन साथ में ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर, कम्युनिकेशन रेडियो, हार्नेस विद रोप, फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी फ्लेयर। विक्रम ने अपना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सेटअप किया। अनिता ने जियोलॉजिकल सर्वे किट तैयार की। फारूक ने सेफ्टी प्रोटोकॉल समझाया। सुनो सब, हम पेयर्स में चलेंगे। हर पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम 5 फीट दूर रहेगा। मेन ग्रुप से कोई 20 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाएगा। हर 10 मिनट में रेडियो चेक। अगर किसी का रेडियो रिस्पॉन्स नहीं करे तो तुरंत पीछे हटना, समझे? सबने हां में सिर हिलाया। पेयर्स बनाए गए। 1, मैं और राजेश 2, विक्रम और अनिता 3, फारूक और इम्तियाज 4, छोटू और संतोष 5, गुरमीत और रामप्रसाद 6, अमन और प्रवीण। यहां कैंप में कोई रहेगा? मैंने पूछा। नहीं, रामप्रसाद ने कहा। अकेले यहां कौन रुकेगा? तो हम सब 12 लोग माइन में जाने वाले थे। सुबह के 9 बजे हमारे मैनुअल काउंट के अनुसार, क्योंकि वॉचेस अभी भी 1:15 पर थीं,
हम माइन के एंट्रेंस पर पहुंचे। पास से देखने पर एंट्रेंस और भी इंटिमिडेटिंग लग रहा था। ईंटों की दीवार टूटी हुई थी, बीच में एक 6 फीट चौड़ा छेद था, अंदर काला अंधेरा। रुको, अनिता ने कहा। उसने एंट्रेंस के पास की मिट्टी का सैंपल लिया, टेस्ट किया। क्या मिला? मैंने पूछा। रेडिएशन लेवल नॉर्मल है, कोई टॉक्सिक गैस नहीं, लेकिन टेम्परेचर अजीब है। बाहर 25 डिग्री है, लेकिन एंट्रेंस पर 32 डिग्री। अंदर से गर्म हवा आ रही है। जियोथर्मल एक्टिविटी हो सकती है, विक्रम ने कहा। नीचे जाकर चेक करेंगे। मैंने एक आखिरी बार सबको देखा। रेडी रेडी, सबने एक साथ कहा, हालांकि कुछ चेहरों पर अभी भी डर था। मैं सबसे पहले अंदर गया, हेलमेट की लाइट जला ली। टनल लगभग 8 फीट चौड़ी थी और 10 फीट ऊंची। दीवारें पत्थरों से बनी थीं, सॉलिड मेसनरी, ब्रिटिश इंजीनियरिंग। सीलिंग पर लकड़ी के बीम्स थे सपोर्ट के लिए। स्ट्रक्चर स्ट्रांग लग रहा है, राजेश ने दीवार को छूकर कहा। कोई क्रैक्स नहीं, कोई सीपेज नहीं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा था। 50 मीटर अंदर जाने के बाद टनल थोड़ा चौड़ा हो गया। यहां पुराने इक्विपमेंट पड़े थे, रस्टेड आयरन टूल्स, ब्रोकन व्हील बैरोज, वुडन कार्ड्स। 1911 के हैं ये, विक्रम ने एक टूल उठाकर कहा। जब माइन बंद हुई तो सब यहीं छोड़ दिया। 100 मीटर पर हमें दीवार पर कुछ लिखा मिला, चौक से, पुराने इंग्लिश लेटर्स। टर्न बैक, फॉर गॉड्स सेक, टर्न बैक। नीचे एक डेट, 26 मई 1911। ये उस इंसिडेंट से एक दिन पहले लिखा गया था, अनिता ने विस्पर किया। हम आगे बढ़े। एक 150 मीटर पर टनल सडनली नीचे की ओर मुड़ गया। सीढ़ियां शुरू हो गईं। ये लेवल 1 का एंट्रेंस है, विक्रम ने अपना रेडर देखकर कहा। सीढ़ियां पत्थर की थीं। हर स्टेप पर धूल की मोटी लेयर थी, 110 सालों की धूल। और उस धूल पर फुटप्रिंट्स थे, फ्रेश फुटप्रिंट्स। ये तो हाल के हैं, फारूक ने ऑब्जर्व किया। शायद कुछ दिन पुराने। वो 3 लड़के, मैंने कहा, जो पिछले साल आए थे। हमने फुटप्रिंट्स फॉलो किए। वो नीचे जा रहे थे। 50 स्टेप्स नीचे उतरने के बाद हम एक बड़े चेंबर में पहुंचे। स्तर 1। चेंबर लगभग 30 गुणा 30 फीट का था। सीलिंग 12 फीट ऊंची थी। चारों दीवारों में टनल्स जा रही थीं, अलग अलग डायरेक्शंस में। ये एक्चुअल माइनिंग एरिया था, राजेश ने समझाया। इन टनल्स में से कोयला निकाला जाता था। फर्श पर पुराने माइनिंग इक्विपमेंट बिखरे थे। कुछ अजीब था, सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज था, जैसे एक दिन काम हो रहा था और अचानक सब रुक गया। टूल्स प्रॉपर्ली रखे थे। कोल की पार्शली फिल्ड बोरियां थीं, जैसे लोग बीच में ही भाग गए हों, अनिता ने कहा। मैंने रेडियो चेक किया। टेस्टिंग टेस्टिंग। क्या बाहर कोई सुन रहा है? स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक। रुको, हम तो सब अंदर हैं, राजेश ने कहा। बाहर तो कोई है ही नहीं। फिर भी रेडियो चेक करना था, मैंने कहा। विक्रम ने अपना 3D मैपिंग कैमरा सेटअप किया और चैम्बर को स्कैन करना शुरू किया। तभी छोटू ने कहा, ये देखो, यहां कुछ लिखा है। हम उस वॉल की ओर गए। वहां चौक से लिखा था, हिंदी में, हम 5 लोग यहां हैं। तारीख 12 अक्टूबर 2020। अगर ये पढ़ रहे हो तो हमें बचाओ। तभी अनिता ने वॉल पर और नीचे लिखा कुछ देखा। तारीख 13 अक्टूबर 2020। अब हम सिर्फ 3 बचे हैं, रमेश और सुनील। वो बदल गए हैं, वो अब इंसान नहीं लग रहे। हम लेवल 3 पर छुप रहे हैं। और नीचे तारीख 14 अक्टूबर 2020। सिर्फ मैं बचा हूं, बाकी सब, मुझे नहीं पता वो क्या बन गए हैं। मैं बाहर भाग रहा हूं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, यहां मत आओ प्लीज। नीचे एक नाम, विकास। तो 1 बच निकला, मैंने कहा। वही जो अभी मानसिक अस्पताल में है। लेकिन बाकी कहां हैं? प्रवीण ने पूछा। अगर वो बदल गए तो क्या मतलब? कोई जवाब नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा, लेकिन केयरफुल रहना। अगर वो 2 लोग अभी भी यहां कहीं हैं। हम चेंबर के दूसरी ओर गए, जहां से नीचे की सीढ़ियां लेवल 2 की ओर जा रही थीं। तभी अचानक हमारे हेलमेट की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। क्या हो रहा है? अमन ने घबराकर पूछा। बैटरी चेक करो, फारूक ने कहा। सबने चेक किया। सभी बैटरियों फुल थीं। फिर भी लाइट्स टिमटिमा रही थीं। और फिर एक के बाद एक सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूर्ण अंधकार। फ्लैशलाइट्स निकालो, मैंने चिल्लाकर कहा। हमने अपने हैंड हेल्ड फ्लैशलाइट्स निकाले। थैंक गॉड वो काम कर रही थीं। क्या था वो? विक्रम ने कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शायद।
अनिता ने गेस किया। हमने हेलमेट लाइट्स को फिर से ट्राई किया। अब वो काम कर रही थीं। चलो जल्दी करते हैं, मैंने कहा। मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। हम स्तर 2 की सीढ़ियों पर पहुंचे। तभी गुरमीत ने कहा, रुको, सुनो। हम सब रुक गए। दूर से, बहुत दूर से एक आवाज आ रही थी। ड्रिपिंग पानी की आवाज। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। लेकिन बीच बीच में एक और आवाज। ब्रीदिंग, किसी की सांस लेने की आवाज। भारी तेज सांसें। कौन है वहां? फारूक ने अपनी टॉर्च उस डायरेक्शन में की जहां से आवाज आ रही थी। कोई जवाब नहीं। ब्रीदिंग की आवाज बंद हो गई। शायद एको है, मैंने कहा, हमारी अपनी सांसों की। लेकिन मुझे खुद पर यकीन नहीं था। हम सीढ़ियां उतरने लगे, स्तर 2 की ओर। स्तर 2 का चैम्बर स्तर 1 से छोटा था, लगभग 20 गुणा 20 फीट। लेकिन यहां कुछ अलग था। दीवारों पर मिरर थे। नहीं, प्रॉपर मिरर नहीं, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन, चमकदार मिनरल्स जो मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहे थे। मिका? अनिता ने पहचाना। लार्ज मिका डिपॉजिट्स। ये झारखंड में कॉमन है, लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेटेड, इतना प्योर, ये रेयर है। हमारी फ्लैश लाइट्स की रोशनी उन क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर पूरे चेंबर को इल्यूमिनेट कर रही थी। एक अजीब सा इफेक्ट था, जैसे हम मिरर्स के हॉल में हों। मैं अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था, दसियों रिफ्लेक्शंस, अलग अलग एंगल से। केयरफुल, राजेश ने कहा, डिसोरिएंटिंग हो सकता है। हम चेंबर के बीच में पहुंचे। यहां फर्श पर कुछ था। बोन्स, ह्यूमन बोन्स। ये स्केलेटन है। अनीता ने करीब जाकर एग्जामिन किया। बहुत पुराना, शायद 100 साल से ज्यादा। वो 5 में से एक, मैंने विस्पर किया, जो 1911 में गायब हुए थे। हमने केयरफुली स्केलेटन को एग्जामिन किया। स्कल इंटैक्ट था, रिब्स टूटी हुई थी। इसकी मौत कैसे हुई? मैंने पूछा। अनीता ने बोन्स को देखा। मुझे श्योर नहीं, कोई ऑब्वियस ट्रॉमा नहीं, शायद सफोकेशन या स्टारवेशन। तभी प्रवीण ने कहा, देखो, इसके हाथ में कुछ है। स्केलेटन के दाहिने हाथ में एक छोटी सी मेटल की प्लेट थी, उस पर कुछ खुदा हुआ था। विक्रम ने केयरफुली वो प्लेट उठाई और साफ की। लेटर्स धीरे धीरे क्लियर हुए। जेम्स विल्सन, फोरमैन, कोल इंडिया। अगर मैं मर जाऊं, कृपया मेरी पत्नी मैरी को सूचित करें। 27 मई 1911। फोरमैन, राजेश ने कहा, वही जिसने बाकियों को भागने के लिए कहा था, लेकिन खुद नहीं भाग सका, मैंने कहा। हमने प्लेट को रिस्पेक्टफुली वहीं रख दिया। तभी मिरर्स में कुछ हिला। मैंने क्विकली देखा। मेरी अपनी रिफ्लेक्शन थी, नॉर्मल। क्या हुआ? राजेश ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगा छोड़ो, लेकिन फिर मैंने देखा मेरी रिफ्लेक्शन। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। मैंने दोबारा देखा। अब रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी। ऑप्टिकल इल्यूजन, मैंने खुद से कहा। हम स्तर 3 की सीढ़ियों की ओर बढ़े। तभी छोटू चिल्लाया, मेरी रिफ्लेक्शन, वो मुझे देख रही है। क्या मतलब? मैंने पूछा। मेरी रिफ्लेक्शन, छोटू ने मिरर की ओर इशारा किया। वो सीधा मुझे देख रही है, लेकिन मैं दूसरी ओर देख रहा हूं। हम सब ने देखा, छोटू सही कह रहा था। वो नॉर्थ की ओर देख रहा था, लेकिन मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन हमें साउथ की ओर देख रही थी। मीका की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, विक्रम ने समझाने की कोशिश की। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस। लेकिन फिर हम सब ने देखा, हमारी सारी रिफ्लेक्शंस, वो सब हिल रही थीं इंडिपेंडेंटली। मैं स्टिल खड़ा था, लेकिन मेरी रिफ्लेक्शन चल रही थी, क्लोजर आ रही थी मिरर के पास। भागो, फारूक ने चिल्लाकर कहा। अभी हम सब स्तर 3 की सीढ़ियों की ओर भागे। बिहाइंड अस मिरर्स में से एक अजीब आवाज आ रही थी, ग्लास टूटने की आवाज, या कुछ ग्लास से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। हम सीढ़ियां उतरने लगे, तेजी से। 20 स्टेप्स, 30 कदम, 40 कदम, और फिर हम स्तर 3 में पहुंचे। स्तर 3 का कक्ष बिल्कुल अलग था। यहां कोई उपकरण नहीं थे, कोई खनन के निशान नहीं, बस एक खाली गोलाकार कमरा, लगभग 40 फीट व्यास का। और यहां ठंड थी, भयंकर ठंड। तापमान अचानक गिर गया है, अनिता ने अपना यंत्र देखते हुए कहा। ऊपर 32 अंश था, यहां सिर्फ 8 अंश है। हमारी सांसें भाप बनकर निकल रही थी। ये कैसे संभव है? संतोष ने कांपते हुए पूछा। भूतापीय विसंगति, विक्रम ने कहा। कभी कभी जमीन के नीचे ठंडे पॉकेट होते हैं जहां। हिंदी में बोलो भाई, छोटू ने झल्लाकर कहा। मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ जगह बर्फ जैसी ठंडी हो सकती है।
कोई भूगर्भ भी कारण होगा, लेकिन मुझे ये नेचुरल नहीं लग रहा था। हम कक्ष के बीच में पहुंचे। फर्श चिकना था, जैसे किसी ने पॉलिश किया हो। हमारे जूतों की आवाजें गूंज रही थीं, और वो गूंज, वो सामान्य नहीं थी। जब मैंने एक कदम रखा तो आवाज आई, लेकिन वो मेरे कदम की आवाज नहीं थी। वो किसी और की चाल थी, तेज, भागते हुए। सुना? मैंने पूछा। हाँ, राजेश ने सिर हिलाया। प्रतिध्वनि अजीब है यहाँ, शायद कक्ष की बनावट की वजह से। हम आगे बढ़े। हर कदम पर अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी भागने की, कभी चीखने की, कभी रोने की। ये कक्ष ध्वनि को विकृत कर रहा है, विक्रम ने समझाया। गोल दीवारें ध्वनि तरंगों को अजीब तरीके से उछालती हैं। तभी हमें दीवार पर कुछ दिखा। खरोंचे, गहरी खरोंचे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। पास जाकर देखा, वो शब्द थे, खून से लिखे हुए। समय यहां गोल घूमता है, जो आज है वो कल भी है, जो कल था वो आज भी है। हम सब यही हैं, हमेशा यहीं रहेंगे। किसने लिखा होगा ये? प्रवीण की आवाज कांप रही थी। तभी अचानक कक्ष में एक और आवाज गूंजी। हमारी आवाज, मेरी आवाज, फिर राजेश की आवाज। ये कैसे संभव है? फिर छोटू की, भागो भागो यहां से। लेकिन हम में से किसी ने ये नहीं कहा था। ये प्रतिध्वनि है पुरानी बातों की? गुरमीत ने पूछा। नहीं, अनीता ने कहा, प्रतिध्वनि तुरंत आती है। ये तो जैसे रिकॉर्डिंग हो, या भविष्य की आवाजें, विक्रम ने धीरे से कहा। वो जो हम बोलेंगे या बोल चुके हैं, समय चक्र में। तभी फर्श पर कुछ चमका। मैंने झुककर उठाया। एक घड़ी थी, हाथ की घड़ी, टूटी हुई, कांच बिखरा हुआ, और वो मेरी घड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी मेरे हाथ में थी। सेम मॉडल, सेम खरोंचे पट्टी पर। ये कैसे? मैंने अपनी कलाई देखी। मेरी घड़ी वहीं थी, सकुशल। शायद वो 2020 के उन लड़कों में से किसी की होगी, राजेश ने कहा। कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जब मैंने घड़ी के पीछे देखा, वहां खुदा हुआ था। सुरेश यादव, सेवानिवृत्ति का उपहार, 2035। आज 2021 है। ये क्या मजाक है? मैंने घड़ी फेंक दी। वो फर्श पर गिरी और टूट गई। चलो यहां से, मैंने कहा। अभी, इसी वक्त। हम स्तर 4 की सीढ़ियों की ओर बढ़े। हम सीढ़ियां उतरने लगे, स्तर 4 की ओर। मैं आगे था, मेरे पीछे राजेश, फिर बाकी लोग। सीढ़ियां संकरी थीं, अंधेरी, दीवारें करीब आती जा रही थीं। 50 सीढ़ियां, 60, 70। स्तर 3 से स्तर 4 कितनी दूर है? मैंने विक्रम से चिल्लाकर पूछा। लगभग 100 फीट, यानी करीब 80 से 90 सीढ़ियां। हम उतरते रहे। 100 सीढ़ियां, 120, 150। ये तो खत्म नहीं हो रही, संतोष ने कहा। शायद मैं गलत था, विक्रम ने कहा। शायद ज्यादा गहरा है। 200 सीढ़ियां, 250। नहीं, राजेश ने कहा, कुछ गड़बड़ है। इतनी सीढ़ियां हो ही नहीं सकती। 300 सीढ़ियां। रुको, मैंने सबको रोका। वापस चलते हैं, ऊपर। हम पलटे और ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन अब ऊपर की सीढ़ियां भी खत्म नहीं हो रही थी। 300, 350, 400। ये असंभव है, विक्रम चिल्लाया। सीढ़ियां अनंत हो गई हैं, अनीता ने कहा। ऊपर भी, नीचे भी। हम बीच में रुक गए। ऊपर अंधेरा, नीचे अंधेरा। शांत रहो, फारूक ने कहा। सोचो, कोई तर्क होगा, कोई निकास होगा। तभी छोटू ने दीवार पर कुछ देखा। यहां देखो, निशान है। एक तीर का निशान था, नीचे की ओर इशारा करता हुआ, और नीचे लिखा था, सत्य नीचे है। सीढ़ियां गिनना बंद करो, बस चलते रहो। किसने लिखा? मैंने पूछा। क्या फर्क पड़ता है, राजेश ने कहा। और कोई रास्ता तो है नहीं। हमने नीचे उतरना शुरू किया, इस बार बिना गिने, और अचानक 10 से 12 सीढ़ियों के बाद हम एक द्वार पर पहुंच गए। स्तर 4 का प्रवेश द्वार। ये कैसे हुआ? प्रवीण ने हैरानी से कहा। जब तक हम गिन रहे थे, सीढ़ियां बढ़ती जा रही थीं, विक्रम ने सोचते हुए कहा। क्वांटम सिद्धांत में एक बात है, प्रेक्षक प्रभाव। जब तक तुम किसी चीज को माप रहे हो, वो बदलती रहती है। मतलब ये खान हमारे मन को पढ़ रही है? अनीता ने पूछा। या हमारी अपेक्षाओं को, विक्रम ने कहा। हम स्तर 4 में दाखिल हुए। स्तर 4 सबसे बड़ा कक्ष था जो हमने अब तक देखा था। लगभग 60 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा। छत बहुत ऊंची थी, शायद 20 फीट। यहां पुराने कोयले की गाड़ियां खड़ी थीं, रेल की पटरियों पर।
लोहे से बनी, अब पूरी तरह जंग खाई हुई। यहां से कोयला ऊपर भेजा जाता था, राजेश ने समझाया। हमारी टॉर्च की रोशनी में कक्ष भयानक लग रहा था। लंबी लंबी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। कुछ अजीब है, गुरमीत ने कहा। परछाइयां परछाइयां सही नहीं हैं। मैंने ध्यान से देखा, वो सही कह रहा था। मैं दीवार के सामने खड़ा था, टॉर्च हाथ में। मेरी परछाई दीवार पर पड़नी चाहिए थी, सीधी मेरे आकार की। लेकिन जो परछाई दिख रही थी वो झुकी हुई थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो। ये रोशनी के कोण की वजह से होगा, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। हम आगे बढ़े, कोयले की गाड़ियों के बीच से। तभी रामप्रसाद चिल्लाया, मेरी परछाई, वो हिल रही है। हम सब ने देखा, रामप्रसाद बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई वो हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे हवा में झूल रही हो। ये कैसे हो सकता है? रामप्रसाद की आवाज में दहशत थी। तभी छोटू की परछाई हिलने लगी, फिर संतोष की। एक एक करके हम सबकी परछाइयां अजीब हरकतें करने लगी। मेरी परछाई दीवार से अलग होने लगी, धीरे धीरे, जैसे वो खुद एक स्वतंत्र चीज हो। भागो, फारूक ने चिल्लाकर कहा, लेकिन तभी अमन की चीख गूंजी। हमने पीछे मुड़कर देखा। अमन की परछाई वो पूरी तरह दीवार से अलग हो गई थी, और अब वो अमन की ओर बढ़ रही थी। एक काली मानव आकार की छाया, लेकिन त्रिआयामी, ठोस। भागो अमन, मैंने चिल्लाकर कहा। अमन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी छाया तेज थी। छाया ने अमन को पकड़ लिया अपनी काली बाहों से। अमन चीखा, एक भयानक दर्द भरी चीख, और फिर हमने देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। छाया अमन को अपने अंदर खींच रही थी। अमन का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा, जैसे वो खुद छाया बन रहा हो। अमन, प्रवीण अपने दोस्त की ओर भागा। मत जाओ, फारूक ने उसे पकड़ लिया। तुम कुछ नहीं कर सकते। हम बेबस खड़े देखते रहे। अमन की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं। उसका शरीर पूरी तरह काला हो गया, और फिर वो दीवार में समा गया, एक सपाट परछाई बनकर। पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। अमन गायब हो गया था। नहीं, वो गायब नहीं हुआ था, वो दीवार पर था, एक स्थायी परछाई बनकर। हम उसकी शक्ल देख सकते थे, मुंह खुला हुआ, चीखते हुए, हाथ ऊपर उठे हुए, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल जमा हुआ, समय में जकड़ा हुआ। अमन, प्रवीण की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें यहां से जाना होगा, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। अभी? लेकिन अमन, प्रवीण ने रोते हुए कहा, वो अब हमारे साथ नहीं है, राजेश ने कहा। ऊपर चलते हैं। अभी? हम ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, हर कोई अपनी परछाई से डरा हुआ। पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि कहीं उसकी परछाई भी अलग तो नहीं हो रही। लेकिन 20 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम फिर से स्तर 4 के कक्ष में पहुंच गए। ये कैसे? छोटू ने कहा। हम तो ऊपर जा रहे थे। हमने फिर कोशिश की, ऊपर चढ़े, फिर से स्तर 4 में वापस आ गए। सीढ़ियां लूप में हैं, अनीता ने कहा। ऊपर और नीचे दोनों यहीं आती हैं। तो हम फंस गए हैं। संतोष की आवाज में घबराहट थी। दीवार पर अमन की परछाई अभी भी थी। उसकी खुली आंखें हमें देख रही थीं, या शायद नहीं देख रही थीं। शायद वो अब कुछ भी नहीं देख रहा था। एक और रास्ता होगा, मैंने कहा। जरूर होगा। खान में हमेशा इमरजेंसी निकास होते हैं। हमने पूरे कक्ष को खंगालना शुरू किया, हर दीवार, हर कोना। तभी इम्तियाज ने एक छोटी सी सुरंग देखी, कोयले की गाड़ियों के पीछे छुपी हुई, लगभग 4 फीट ऊंची। रेंग कर जाना पड़ेगा, शायद ये बाहर जाती हो, इम्तियाज ने कहा। या और गहरे, राजेश ने कहा। कोई विकल्प नहीं है, मैंने कहा। सीढ़ियां तो काम नहीं कर रही। हम एक एक करके सुरंग में घुसे, रेंगते हुए, अंधेरे में। सुरंग तंग थी, मेरे कंधे दोनों दीवारों को छू रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट। तभी आगे रोशनी दिखी, बहुत कम, लेकिन रोशनी। देखो, रोशनी है, प्रवीण ने कहा। हम तेजी से रेंगने लगे, और फिर सुरंग खुल गई। हम एक और कक्ष में थे, लेकिन ये कक्ष, ये अलग था। यहां मोमबत्तियां जल रही थीं, दसियों मोमबत्तियां, फर्श पर, दीवारों के पास। किसने ये जलाई? गुरमीत ने फुसफुसाते हुए पूछा। और तभी हमने उन्हें देखा, 2 लोग कक्ष के कोने में बैठे हुए, पीठ हमारी ओर। कौन हो तुम? मैंने पुकारा। धीरे धीरे दोनों मुड़े, और हमने उनके चेहरे देखे।
वो इंसान नहीं थे, या शायद कभी थे। अब वो कुछ और थे। उन दोनों के चेहरे नहीं, अब चेहरे नहीं थे वो। त्वचा खिंची हुई थी, सफेद पारदर्शी जैसे पतला कागज हो। नसें नीली काली दिख रही थीं। आंखें आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन सबसे डरावना था उनका हिलना। वो रुक रुक कर हिल रहे थे, जैसे किसी टूटी हुई फिल्म में। एक पल यहां, अगले पल थोड़ा आगे, बीच का हिस्सा गायब। रमेश, फारूक ने हिम्मत करके पूछा। सुनील? उनमें से एक ने सिर घुमाया, गर्दन ऐसे मुड़ी जैसे उसमें हड्डियां न हों। फिर वो बोला, लेकिन आवाज, वो आवाज उसके मुंह से नहीं आ रही थी, वो हवा से आ रही थी, चारों ओर से। तुम देर से आए। हर शब्द के बीच लंबा ठहराव था, जैसे बोलना भूल गया हो। तुम कौन हो? मैंने पूछा, हालांकि मुझे डर लग रहा था। हम थे रमेश और सुनील, उस प्राणी ने कहा। 2020 में आए थे। तुम्हारा तुम्हारा क्या हुआ? अनीता ने कांपती आवाज में पूछा। दूसरा प्राणी हिला। उसने अपना हाथ उठाया, या जो हाथ हुआ करता था। अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, जिस पर पतली त्वचा छड़ी थी। उस हाथ से उसने अपनी कलाई दिखाई। वहां एक घड़ी थी, टूटी हुई, कांच बिखरा हुआ, सुइयां किसी समय पर रुकी हुई। जब समय रुकता है, प्राणी बोला, तो शरीर नहीं रुकता। शरीर बदलता है, लेकिन समय नहीं बहता। मतलब? विक्रम ने पूछा। रमेश, या जो कभी रमेश था, आगे बढ़ा। उसकी चाल अजीब थी। पैर जमीन छू रहे थे या नहीं, समझ नहीं आ रहा था। हम यहां 3 दिन रहे, उसने कहा, लेकिन हमारे शरीर 3 साल बूढ़े हुए, फिर 30 साल, फिर समय भूल गया हमें। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम कह रहे हो कि? मैंने कहा कि यहां समय तो रुका हुआ है, लेकिन शरीर बूढ़ा होता रहता है। दोनों प्राणियों ने एक साथ सिर हिलाया। हम मरे नहीं, लेकिन जिए भी नहीं, सुनील बोला। बस यही हैं हमेशा के लिए। विकास कैसे बच निकला? राजेश ने पूछा। विकास भागा। तीसरे दिन, रमेश ने कहा। वो ऊपर पहुंचा, लेकिन उसका मन यहीं रह गया, इसीलिए वो बोलता नहीं। तभी रमेश ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हें 100 जाना होगा, और नीचे स्तर 8 तक। क्यों? मैंने पूछा। हम तो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर का रास्ता मैं नहीं है, ऊपर, सुनील ने कहा। बाहर का रास्ता है सबसे नीचे, जहां ये सब शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? अनीता ने पूछा। खान, ये सिर्फ खान नहीं है, रमेश बोला। ये एक दरवाजा है। किसका दरवाजा? लेकिन दोनों प्राणी अचानक पीछे हट गए, जैसे किसी चीज से डर गए हों। वो आ रहा है, रमेश ने कहा। कौन आ रहा है? फारूक ने पूछा। प्रहरी। और तभी मोमबत्तियां बुझने लगी, एक एक करके। हमने अपनी टॉर्च संभाली। भागो, स्तर 5 में, सुनील ने कहा। प्रहरी को मत देखो, अगर देख लिया तो तुम भी हम जैसे बन जाओगे। कक्ष में अंधेरा छा गया, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी बची थी। और फिर हमने सुना भारी कदमों की आवाज। धम धम धम। कोई आ रहा था, कुछ बहुत बड़ा। रमेश ने एक दिशा में इशारा किया। वहां एक और सुरंग थी। भागो, मैंने अपनी टीम से कहा। हम सब उस सुरंग की ओर दौड़े। पीछे से वो आवाज और तेज होती जा रही थी। धम धम धम। और एक और आवाज, सांस लेने की, भारी गहरी सांसें। हम सुरंग में घुसे। ये पहले वाली से थोड़ी चौड़ी थी, खड़े होकर भागा जा सकता था। तो हम फंस गए हैं। संतोष की आवाज में घबराहट थी। दीवार पर अमन की परछाई अभी भी थी। उसकी खुली आंखें हमें देख रही थीं, या शायद नहीं देख रही थीं। शायद वो अब कुछ भी नहीं देख रहा था। एक और रास्ता होगा, मैंने कहा। जरूर होगा। खान में हमेशा इमरजेंसी निकास होते हैं। हमने पूरे कक्ष को खंगालना शुरू किया, हर दीवार, हर कोना। तभी इम्तियाज ने एक छोटी सी सुरंग देखी, कोयले की गाड़ियों के पीछे छुपी हुई, लगभग 4 फीट ऊंची। रेंग कर जाना पड़ेगा, शायद ये बाहर जाती हो, इम्तियाज ने कहा। या और गहरे, राजेश ने कहा। कोई विकल्प नहीं है, मैंने कहा। सीढ़ियां तो काम नहीं कर रही। हम एक एक करके सुरंग में घुसे, रेंगते हुए अंधेरे में। सुरंग तंग थी,
मेरे कंधे दोनों दीवारों को छू रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, तभी आगे रोशनी दिखी। बहुत कम, लेकिन रोशनी। देखो, रोशनी है, प्रवीण ने कहा। हम तेजी से रेंगने लगे और फिर सुरंग खुल गई। हम एक और कक्ष में थे, लेकिन ये कक्ष, ये अलग था। यहां मोमबत्तियां जल रही थीं, दसियों मोमबत्तियां, फर्श पर, दीवारों के पास। किसने किसने ये जलाई? गुरमीत ने फुसफुसाते हुए पूछा। और तभी हमने उन्हें देखा। 2 लोग कक्ष के कोने में बैठे हुए, पीठ हमारी ओर। कौन हो तुम? मैंने पुकारा। धीरे धीरे दोनों मुड़े और हमने उनके चेहरे देखे। वो इंसान नहीं थे, या शायद कभी थे। अब वो कुछ और थे। उन दोनों के चेहरे नहीं, अब चेहरे नहीं थे वो। त्वचा खिंची हुई थी, सफेद, पारदर्शी, जैसे पतला कागज हो। नसें नीली काली दिख रही थीं। आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन सबसे डरावना था उनका हिलना। वो रुक रुक कर हिल रहे थे, जैसे किसी टूटी हुई फिल्म में। एक पल यहां, अगले पल थोड़ा आगे, बीच का हिस्सा गायब। रमेश? फारूक ने हिम्मत करके पूछा। सुनील? उनमें से एक ने सिर घुमाया, गर्दन ऐसे मुड़ी जैसे उसमें हड्डियां न हों। फिर वो बोला, लेकिन आवाज, वो आवाज उसके मुंह से नहीं आ रही थी, वो हवा से आ रही थी, चारों ओर से। तुम देर से आए। हर शब्द के बीच लंबा ठहराव था, जैसे बोलना भूल गया हो। तुम कौन हो? मैंने पूछा, हालांकि मुझे डर लग रहा था। हम थे रमेश और सुनील, उस प्राणी ने कहा। 2020 में आए थे। तुम्हारा क्या हुआ? अनिता ने कांपती आवाज में पूछा। दूसरा प्राणी हिला। उसने अपना हाथ उठाया, या जो हाथ हुआ करता था। अब वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, जिस पर पतली त्वचा छड़ी थी। उस हाथ से उसने अपनी कलाई दिखाई। वहां एक घड़ी थी, टूटी हुई, कांच बिखरा हुआ, सुइयां किसी समय पर रुकी हुई। जब समय रुकता है, प्राणी बोला, तो शरीर नहीं रुकता। शरीर बदलता है, लेकिन समय नहीं बहता। मतलब? विक्रम ने पूछा। रमेश, या जो कभी रमेश था, आगे बढ़ा। उसकी चाल अजीब थी। पैर जमीन छू रहे थे या नहीं, समझ नहीं आ रहा था। हम यहां 3 दिन रहे, उसने कहा, लेकिन हमारे शरीर 3 साल बूढ़े हुए, फिर 30 साल, फिर समय भूल गया। हमें मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम कह रहे हो कि? मैंने कहा कि यहां समय तो रुका हुआ है, लेकिन शरीर बूढ़ा होता रहता है। दोनों प्राणियों ने एक साथ सिर हिलाया। हम मरे नहीं, लेकिन जिए भी नहीं, सुनील बोला। बस यहीं हैं, हमेशा के लिए। विकास कैसे बच निकला? राजेश ने पूछा। विकास भागा, तीसरे दिन, रमेश ने कहा। वो ऊपर पहुंचा, लेकिन उसका मन यहीं रह गया, इसीलिए वो बोलता नहीं। तभी रमेश ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। तुम्हें 100 जाना होगा, और नीचे स्तर 8 तक। क्यों? मैंने पूछा। हम तो बाहर जाना चाहते हैं। बाहर का रास्ता मैं नहीं है, ऊपर, सुनील ने कहा। बाहर का रास्ता है सबसे नीचे, जहां ये सब शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? अनीता ने पूछा। खान, ये सिर्फ खान नहीं है, रमेश बोला। ये एक दरवाजा है। किसका दरवाजा? लेकिन दोनों प्राणी अचानक पीछे हट गए, जैसे किसी चीज से डर गए हों। वो आ रहा है, रमेश ने कहा। कौन आ रहा है? फारूक ने पूछा। प्रहरी। और तभी मोमबत्तियां बुझने लगी, एक एक करके। हमने अपनी टॉर्च संभाली। भागो, स्तर 5 में, सुनील ने कहा। प्रहरी को मत देखो, अगर देख लिया तो तुम भी हम जैसे बन जाओगे। कक्ष में अंधेरा छा गया, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी बची थी। और फिर हमने सुना भारी कदमों की आवाज। धम धम धम। कोई आ रहा था, कुछ बहुत बड़ा। रमेश ने एक दिशा में इशारा किया। वहां एक और सुरंग थी। भागो, मैंने अपनी टीम से कहा। हम सब उस सुरंग की ओर दौड़े। पीछे से वो आवाज और तेज होती जा रही थी। धम धम धम। और एक और आवाज, सांस लेने की, भारी गहरी सांसें। हम सुरंग में घुसे। ये पहले वाली से थोड़ी चौड़ी थी, खड़े होकर भागा जा सकता था। पीछे मुड़कर मैंने देखा, एक विशाल छाया कक्ष में प्रवेश कर रही थी।
इतनी बड़ी कि वो छत तक पहुंच रही थी। मैं ज्यादा नहीं देख पाया, न देखना चाहता था। हम भागते रहे। सुरंग 100 फीट लंबी रही होगी और फिर हम एक और कक्ष में गिर पड़े। स्तर 5। ये कोई सामान्य कक्ष नहीं था, ये एक भूल भुलैया था। चारों ओर दीवारें थीं, संकरे रास्ते, मोड़, अंधेरे कोने। ये क्या है? छोटू ने हांफते हुए पूछा। खदान का हिस्सा नहीं लग रहा, राजेश ने कहा। ये जानबूझकर बनाया गया है, किसी चीज को भटकाने के लिए। दीवारें पत्थर की थीं, हर दीवार पर अजीब निशान थे। प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। अनिता ने पास जाकर देखा। ये संस्कृत है, बहुत पुरानी, लेकिन पूरी समझ नहीं आ रही। क्या लिखा है? मैंने पूछा। कुछ चेतावनी जैसा है। वो जो समय से पहले है और समय के बाद भी रहेगा। वो जो देखता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। वो जो बाकी मिटा हुआ था। तभी पीछे से वो आवाज फिर सुनाई दी। धम धम। वो प्रहरी आ रहा है, गुरमीत ने कहा। हमें छुपना होगा। नहीं, विक्रम ने कहा। भूल भुलैया में छुपना मतलब खो जाना। हमें आगे बढ़ना होगा। किधर? संतोष ने पूछा। चारों ओर रास्ते थे, कौन सा सही था? तभी मुझे एक बात याद आई। रमेश ने कहा था स्तर 8 तक जाना होगा, तो हमें नीचे जाना होगा। सबसे नीचे वाला रास्ता ढूंढो। हमने देखा, दाईं ओर एक रास्ता नीचे की ओर ढलान पर जा रहा था। उधर चलो, मैंने कहा। हम उस रास्ते पर चल पड़े। रास्ता संकरा था। एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति, मैं आगे था, मेरे पीछे राजेश, फिर बाकी लोग। 50 फीट चलने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब? राजेश ने पूछा। मैंने देखा, दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। बायां, मैंने अंदाजे से कहा। हम बाएं मुड़े, लेकिन 30 फीट बाद रास्ता बंद हो गया। दीवार थी। गलत रास्ता, मैंने कहा। वापस चलो। हम वापस मुड़े, लेकिन जहां हम आए थे वहां अब 3 रास्ते थे। ये पहले तो 2 थे, राजेश ने कहा। तुम्हें गलत याद है, मैंने कहा। 3 ही थे। नहीं भाई, मुझे पक्का याद है, 2 थे, लेकिन अब 3 थे। हमने दूसरा रास्ता चुना। इस बार 100 फीट चले, फिर रास्ता फिर बंट गया, 4 हिस्सों में। ये भूल भुलैया बदल रही है, विक्रम ने कहा। हर बार जब हम गलत रास्ता चुनते हैं, ये खुद को फिर से बना रही है। तो सही रास्ता कैसे पता चलेगा? इम्तियाज ने पूछा। तभी मुझे फर्श पर कुछ दिखा। खून, ताजा खून, बूंदें। ये देखो, मैंने कहा। खून की बूंदें एक रास्ते में जा रही थीं। किसी को चोट लगी है? मैंने पूछा। सबने अपने आप को देखा। किसी को चोट नहीं थी। तो ये खून किसका है? छोटू ने पूछा। शायद उन 2 में से किसी का, अनिता ने कहा। रमेश या सुनील या विकास का, फारूक ने कहा। 2020 में जब वो भागा था। लेकिन वो तो 1 साल पहले की बात है, प्रवीण ने कहा। खून इतने समय तक ताजा नहीं रह सकता। यहां समय रुका हुआ है, विक्रम ने याद दिलाया। तो शायद खून भी। चलो इसे फॉलो करते हैं, मैंने कहा। शायद ये बाहर ले जाए। हम खून की बूंदों को फॉलो करने लगे। वो एक रास्ते में जा रही थी, फिर मुड़ी, फिर सीधी गईं, फिर नीचे की ओर। हम उतरते रहे। तभी अनिता ने कहा, रुको, गिनती करो। हम कितने हैं? 11। लेकिन अमन मरा तो हम 12 में से 11 बचे। लेकिन अभी गिनती करो, हम सिर्फ 10 हैं। मैंने ध्यान से गिना। अनिता सही थी। मैं, राजेश, विक्रम, अनिता, फारूक, इम्तियाज, छोटू, संतोष, गुरमीत, रामप्रसाद, 10। प्रवीण कहाँ गया? मैंने पूछा। सब इधर उधर देखने लगे। वो अभी तो यहीं था, संतोष ने कहा, मेरे ठीक पीछे। प्रवीण, मैंने चिल्लाकर पुकारा। कोई जवाब नहीं। प्रवीण, दूर से, बहुत दूर से एक आवाज आई, बचाओ, मैं खो गया। फिर चीख और सन्नाटा। हमें उसे ढूंढना होगा, मैंने कहा। नहीं, फारूक ने मेरा हाथ पकड़ा। अगर हम अलग हुए तो हम सब खो जाएंगे। प्रवीण, वो चला गया। लेकिन सुरेश, हमें बाकियों को बचाना है। अगर हम सब बिखर गए तो कोई नहीं बचेगा। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन फारूक सही था। हम आगे बढ़े। अब हर कोई करीब करीब था, कोई पीछे नहीं छूटना चाहता था। खून की बूंदें अभी भी जारी थीं और फिर अचानक भूल भुलैया खत्म हो गई। हम एक बड़े खुले स्थान में थे। स्तर 6 का कक्ष गोलाकार था। दीवारों पर तस्वीरें थीं। नहीं, तस्वीरें नहीं, ये जीवन दृश्य थे। जैसे दीवारों में खिड़कियां हों और उनसे अलग अलग जगहें दिख रही हों। मैं पहली खिड़की के पास गया। उसमें मेरा घर था, मेरा गांव।
मैं बच्चा था, शायद 10 साल का, खेत में काम कर रहा था पिताजी के साथ। ये ये मेरी याद है, मैंने धीरे से कहा, बचपन की। राजेश दूसरी खिड़की के पास था। मेरी भी, मेरी शादी, पत्नी का चेहरा, एक एक करके सबने देखा। हर खिड़की में किसी की याद थी। छोटू ने अपनी मां को देखा, गुरमीत ने अपने बच्चों को, इम्तियाज ने अपने भाई को। यह कक्ष हमारी यादों को दिखा रहा है, अनिता ने कहा। लेकिन क्यों? तभी मुझे एक बात दिखी। मेरी याद वाली खिड़की में छोटा सुरेश धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, जैसे मिट रहा हो। मेरी याद गायब हो रही है, मैंने कहा। मेरी भी, राजेश ने चिल्लाकर कहा। सभी यादें धीरे धीरे मिटने लगी। ये कक्ष हमारी यादें चुरा रहा है, विक्रम ने कहा। जितनी देर हम यहां रहेंगे, हम अपना अतीत भूल जाएंगे। अनिता ने वाक्य पूरा किया। चलो यहां से, मैंने कहा। लेकिन छोटू हिला नहीं। वो अपनी खिड़की के सामने खड़ा था, अपनी मां को देखते हुए। छोटू, चलो, मैंने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, उसने कहा। मां, मैं मां को भूलना नहीं चाहता। तुम भूलोगे नहीं, चलो बस। लेकिन छोटू ने मेरा हाथ झटक दिया। वो खिड़की की ओर पास गया। मां, मैं आ रहा हूं। और फिर भयानक बात हुई। छोटू ने खिड़की को छुआ और वो खिड़की में समा गया, जैसे पानी में गिरा हो। छोटू, संतोष चिल्लाया और उसकी ओर भागा। मत छूना खिड़की को, फारूक ने संतोष को रोका। हमने देखा, छोटू अब खिड़की के उस पार था, अपने गांव में, अपनी मां के पास। लेकिन वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था, पीछे की ओर, उम्र में 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का, 5 साल का, और फिर शिशु, नवजात, और फिर गायब। खिड़की खाली हो गई। छोटू था ही नहीं, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, संतोष घुटनों पर गिर गया। नहीं। हम सब स्तब्ध थे। 2 मौतें। नहीं, इससे भी बुरा। अमन छाया बन गया। छोटू अस्तित्व से ही मिट गया। हमें यहां से जाना है, मैंने दृढ़ता से कहा। अभी। हम कक्ष के दूसरी ओर भागे। वहां सीढ़ियां थीं, नीचे जाती हुई। हम उतरने लगे, तेजी से। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। स्तर 7। यहां का कक्ष छोटा था और बिल्कुल खाली। कुछ नहीं था, सिर्फ दीवारें, फर्श, छत। कुछ नहीं है यहां, गुरमीत ने कहा। अच्छा है, मैंने कहा। जितना कम हो उतना अच्छा। चलो 8वें स्तर की ओर। हम कक्ष पार करने लगे। तभी रामप्रसाद रुक गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे सांस नहीं आ रही, उसने कहा। क्या? रामप्रसाद अपना गला पकड़कर बैठ गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था। हवा नहीं है। और फिर हम सबको महसूस हुआ, सांस लेने में तकलीफ, जैसे हवा खत्म हो रही हो। यह कक्ष हवा सोख रहा है, विक्रम ने कहा। जल्द ही निकलो यहां से, फारूक ने चिल्लाकर कहा। हम भागे, रामप्रसाद को सहारा देते हुए। कक्ष के दूसरी ओर सीढ़ियां थीं, लेकिन कक्ष बड़ा होता जा रहा था। हम जितना भागते उतना ही दूर हो जाता। ये फिर से वही, राजेश ने हाँफते हुए कहा। जितना हम मापते हैं उतना बदलता है। तो मापना बंद करो, मैंने कहा। आंखें बंद करो और सीधे चलो। हमने आंखें बंद कर लीं और सीधे चलने लगे। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, और फिर हम दीवार से टकराए, दूसरी ओर की दीवार। हमने आंखें खोली। सीढ़ियां हमारे सामने थीं। हम लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। 50 सीढ़ियां नीचे, और हवा वापस आ गई। रामप्रसाद ने गहरी सांस ली। बच गए। हम सब हाँफ रहे थे, थके हुए, डरे हुए। हम आखिरी सीढ़ियों पर पहुंचे। स्तर 8 का कक्ष सबसे बड़ा था, इतना विशाल कि हमारी टॉर्च की रोशनी छत तक भी नहीं पहुंच रही थी। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि लग रहा था जैसे वो ठोस हो, जैसे हम पानी में नहीं, अंधेरे में तैर रहे हों। हवा यहां अलग थी, भारी, प्राचीन। तापमान फिर से बदल गया, अनिता ने अपना मीटर देखते हुए कहा। लेकिन ये अजीब है, एक साथ गर्म भी है और ठंडा भी, जैसे 2 अलग अलग टेम्परेचर्स एक ही जगह पर हों। इम्पॉसिबल, विक्रम ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले था। उसकी साइंटिफिक सर्टेनिटी धीरे धीरे टूट रही थी। हम आगे बढ़े, हर कदम सावधानी से। फर्श चिकना था, संगमरमर जैसा, लेकिन यह कोई प्राकृतिक पत्थर नहीं था। देखो इस पत्थर को, राजेश ने नीचे झुककर कहा। इस पर पैटर्न्स हैं, जियोमेट्रिक, बिल्कुल परफेक्ट। ये इंसानों ने बनाया है। लेकिन कब? गुरमीत ने पूछा।
ब्रिटिश तो 1907 में आए थे, उससे पहले यहां कोई माइनिंग नहीं थी। शायद थी, अनिता ने कहा, बहुत पहले, शताब्दियों पहले या सहस्राब्दियों पहले। हम चलते रहे और फिर हमने देखा बीचों बीच एक विशाल संरचना, गोलाकार कुआं। लेकिन ये कोई साधारण कुआं नहीं था। ये कला का नमूना था, भयानक कला। लगभग 30 फीट व्यास का। किनारे पर काले पत्थर की रेलिंग थी जिस पर असंख्य आकृतियां उकेरी गई थीं। इंसान, लेकिन इंसान नहीं। विकृत चेहरे, चीखते हुए मुंह, खाली आंखें। और वो सब एक ही दिशा में देख रहे थे, कुएं के अंदर। ये क्या है? संतोष की आवाज कांप रही थी। हम धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। रेलिंग पर लिखावट थी कई भाषाओं में, संस्कृत, प्राकृत, कुछ और भी प्राचीन लिपियां जिन्हें मैं पहचान भी नहीं सकता था। अनिता ने एक सेक्शन को पढ़ने की कोशिश की। उसके होंठ हिल रहे थे। फिर वो रुकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या लिखा है? मैंने पूछा। ये एक चेतावनी है, अनिता ने कहा, और एक अभिशाप भी। पढ़ो, फारूक ने कहा। अनिता ने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। यहां समय का हृदय धड़कता है। यहां सभी कल, आज और कल मिलते हैं। जो यहां देखेगा वो सब देखेगा। जो यहां प्रवेश करेगा वो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां से बाहर कुछ नहीं, यहां से पहले कुछ नहीं था, यहां से बाद कुछ नहीं होगा। सब यही है, सदा, शाश्वत। सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने कहा, ये मेटाफिजिकल बातें हैं, फिलोसॉफिकल। असली मतलब यही है जो लिखा है। एक आवाज गूंजी। हम सब चौंक गए। आवाज कुएं से आ रही थी, गहरी, प्राचीन, जैसे पृथ्वी खुद बोल रही हो। कौन है? फारूक ने अपनी गन निकाली। मैं वो हूं जो हमेशा से यहां है, आवाज ने कहा। मैं प्रहरी हूं, इस द्वार का, इस रहस्य का। तुम वो हो जो लेवल 5 में थे? मैंने पूछा। वो भारी कदमों की आवाज। मैं हर जगह हूं और कहीं नहीं। मैं समय हूं और समय का संरक्षक भी। हमने कुएं में झांका। नीचे अंधेरा था, लेकिन यह साधारण अंधेरा नहीं था। ये मूविंग था, जीवित, लहराता हुआ, जैसे काला पानी हो या काला धुआं। और उस अंधेरे में चीजें दिख रही थीं। चेहरे, सैकड़ों चेहरे, हजारों, सब चीख रहे थे, मौन चीखें। आवाज नहीं थी, लेकिन हम उनका दर्द महसूस कर सकते थे। वो कौन है? राजेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो सब, आवाज ने कहा, जो कभी यहां आए, सदियों में, सहस्राब्दियों में, माइनिंग करने, खोज करने, या सिर्फ जिज्ञासावश, सब यही हैं, इस कुएं में, समय में जमे हुए, न जीवित न मृत, बस सस्पेंडेड, अनंत काल के लिए। मैंने और ध्यान से देखा और फिर मैंने उन्हें पहचाना। एक चेहरा, अंग्रेज अफसर का, 1911 का यूनिफॉर्म, वो जेम्स विल्सन फोरमैन जिसका स्केलेटन हमने लेवल 2 पर देखा था। लेकिन वो यहां भी था, एक साथ 2 जगह। और फिर मैंने बाकियों को देखा। अमन वहां था, वो जो शैडो बन गया था लेवल 2 पर, 4 पर। छोटू भी था, वो जो अपनी मेमोरी में खो गया था लेवल 6 पर। प्रवीण भी, जो भूल भुलैया में गायब हुआ था। सब वहां थे, कुएं में। तुम झूठ बोल रहे हो, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। ये इल्यूजन है, होलोग्राम, कोई टेक्नोलॉजी। आवाज हंसी, ठंडी खोखली हंसी। तुम्हारा साइंस, आवाज ने कहा, वो बहुत छोटा है, बहुत सीमित। तुम समझते हो कि तुम सब जानते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं जानते। तभी कुएं से कुछ निकलने लगा। वो धुआं नहीं था, वो समय था, शुद्ध समय। मैं उसे देख सकता था, महसूस कर सकता था, जैसे इनविजिबल तरंगें हवा में हों। लेकिन वो दृश्य दिखा रही थी, अतीत के, भविष्य के। मैंने देखा 1907 अंग्रेज इंजीनियर्स यहां आते हैं, प्लानिंग करते हैं, खुदाई शुरू करते हैं। 1910 वो लेवल 7 तक पहुंच गए हैं। कोयला बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। 27 मई 1911 सुबह वो लेवल 8 तक पहुंचते हैं और वो इस कुएं को खोलते हैं जो सदियों से सील था, पत्थरों से, मिट्टी से और कुछ और चीजों से। प्राचीन सिंबल्स, प्रोटेक्शन स्पेल्स। 27 मई 1911 दोपहर। सब बदल जाता है, समय रुक जाता है या पागल हो जाता है। 23 लोग अंदर फंस जाते हैं, 5 कभी बाहर नहीं आते। बाकी 18 बाहर तो निकलते हैं, लेकिन बदले हुए। 8 घंटे उनके लिए गुजरे हैं।
लेकिन बाहर समय नहीं बदला। 28 मई 1911। ब्रिटिश सरकार इमरजेंसी में माइंस को सील करती है, परमानेंटली, किसी को अंदर नहीं जाने देती, रिकॉर्ड्स क्लासिफाइड कर देती है। 1947। आजादी के बाद कुछ लोग माइन में घुसते हैं, 5 में से 4 बाहर आते हैं, लेकिन पागल, उनमें से एक, रमेश, आज भी जीवित है, 74 साल बाद भी, बूढ़ा, टूटा हुआ लेकिन जीवित। 2020। 3 युवक शर्त के लिए अंदर आते हैं, एक भाग निकलता है, दो बदल जाते हैं, वो बन जाते हैं जो हमने लेवल 5 में देखा। 2021। मैं, मेरी टीम, 12 लोग अंदर आते हैं और फिर मैंने भविष्य देखा। 2071। मैं और राजेश बाहर निकलते हैं, लेकिन 50 साल बाद, बूढ़े, टूटे हुए, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी नहीं रही। 2075। कहीं मैं मरता हूं, अकेला, आखिरी गवाह। 2125। खान फिर से खोली जाती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई टीम, और वही सब फिर से होता है। 2200, फिर 2500, फिर 3000, फिर अनंत काल तक, हमेशा, क्योंकि समय यहां लूप में है, सर्कल में, वही घटनाएं बार बार होती रहती हैं। नहीं, मैं घुटनों पर बैठ गया। ये नहीं हो सकता। लेकिन ये है, आवाज ने कहा। तुम पहले भी यहां आ चुके हो, 1000 बार, लाख बार, और हर बार वही होता है। तुम अंदर आते हो, तुम्हारे साथी मरते हैं, तुम बाहर निकलते हो 50 साल बाद, और चक्र फिर शुरू होता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अनीता ने रोते हुए पूछा। लंबा मौन। फिर आवाज ने कहा, सिर्फ एक तरीका है, साइकिल तोड़ना होगा। कैसे? किसी को स्वेच्छा से यहां रहना होगा, कुएं में प्रहरी बनना होगा, तब साइकिल टूट सकता है, बाकी लोग मुक्त हो सकते हैं, असली समय में वापस जा सकते हैं। लेकिन प्रहरी का क्या होगा? मैंने पूछा। वो यहीं रहेगा, हमेशा के लिए, समय के बाहर। सदियां गुजरेंगी, सहस्राब्दियां, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक पल, शाश्वत पल, कभी खत्म नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। ये तो लिविंग डेथ है, फारूक ने कहा। हाँ, आवाज ने कहा, लेकिन ये सैक्रिफाइस भी है, नोबल सैक्रिफाइस, एक की जान से बाकी सबको बचाना। हम सब एक दूसरे को देखने लगे, कौन जाएगा, कौन अपना पूरा अस्तित्व त्याग देगा? कितने समय के लिए? विक्रम ने पूछा। मेरा मतलब, प्रहरी को कितने समय के लिए रहना होगा? जब तक ये कुआं है, जब तक ब्रह्मांड है, जब तक समय है, तो हमेशा के लिए। हाँ। भयानक सच्चाई हम पर टूट पड़ी। तभी रामप्रसाद ने कहा, मैं जाऊंगा। सब उसकी ओर मुड़े। रामप्रसाद, मैंने कहा। सुनो सुरेश भाई, रामप्रसाद ने शांति से कहा, मैं 50 साल का हूं, मैंने अपना जीवन जिया, अच्छा जीवन, पत्नी है, बच्चे हैं, पोते भी होने वाले हैं। लेकिन तुम युवा हो, अभी पूरा जीवन बाकी है। लेकिन तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, मैं जानता हूं। लेकिन उसने बाकी सबकी ओर देखा, इनकी फैमिलीज को भी इनकी जरूरत है। अगर हम सब यहां फंस गए तो किसकी फैमिली को क्या मिलेगा? कम से कम तुम सब तो बचो। नहीं, गुरमीत ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आऊंगा। 2 प्रहरी हो जाएंगे। 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज ने कहा। सिर्फ एक चाहिए, एक कॉन्शियसनेस, एक सोल। गुरमीत चुप हो गया। रामप्रसाद ने सबसे हाथ मिलाया, धीरे धीरे, हर किसी से। इम्तियाज से, अपनी मां का ख्याल रखना। संतोष से, तुम्हारी बहन की शादी में मेरी तरफ से गिफ्ट देना। फारूक से, तुम बहादुर हो, हमेशा रहना। अनीता से, डरना मत, आगे बढ़ती रहना। विक्रम से, तुम्हारा साइंस काम आएगा, दुनिया को बेहतर बनाना। राजेश से, मेरा भाई, हमेशा रहा, हमेशा रहेगा। और आखिर में मुझसे। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। सुरेश भाई, उसने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, कभी नहीं थी। ये होना था, डेस्टिनी थी। लेकिन अब मैं डेस्टिनी बदल रहा हूं, अपनी सैक्रिफाइस से। रामप्रसाद, मेरी आवाज टूट गई। मेरी बेटी को बताना, उसकी शादी में मैं नहीं हो सकूंगा, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ हूं, दिल में, आशीर्वाद में, और कहना कि मैं उसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं रोने लगा, हम सब रोने लगे। रामप्रसाद ने कुएं की रेलिंग पकड़ी। अंदर सीढ़ियां हैं, आवाज ने कहा, नीचे उतरो, जहां तक जा सको,
वहां तुम्हें एक चेंबर मिलेगा, बीच में एक सिंहासन, उस पर बैठ जाओ और वेट करो। बस। रामप्रसाद ने रेलिंग के ऊपर पैर रखा। एक बात, मैंने पुकारा, तुम अकेले नहीं रहोगे, हम तुम्हें याद रखेंगे हमेशा। रामप्रसाद मुस्कुराया, मैं जानता हूं। और फिर वो कुएं में उतर गया। धीरे धीरे, कदम दर कदम, अंधेरे में हम देखते रहे। उसकी टॉर्च की रोशनी छोटी होती गई, धुंधली, फिर एक बिंदु, फिर गायब। लेकिन अचानक कुएं से रोशनी आने लगी, नीली रोशनी, ठंडी लेकिन सुंदर भी। पूरा चेंबर उस रोशनी से नहा गया। ये हो गया, आवाज ने कहा। लेकिन अब आवाज बदल गई थी। वो रामप्रसाद की आवाज थी। रामप्रसाद, मैंने पुकारा। हाँ सुरेश भाई, उसकी आवाज कुएं से आई। मैं यहां हूं, मैं देख सकता हूं सब कुछ, सारा समय, अतीत, भविष्य, सब एक साथ। ये अजीब है लेकिन डरावना नहीं। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें जाना होगा अभी। मैं साइकिल तोड़ सकता हूं, लेकिन सिर्फ अभी, अगले कुछ मिनटों में। उसके बाद तो मैं यहीं रहूंगा हमेशा। हम जा रहे हैं, मैंने कहा। एक बात और, रामप्रसाद ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। यहां और भी हैं, वो सब जो पहले प्रहरी बने, सदियों पहले। वो मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। तो चिंता मत करो। नीली रोशनी और तेज हो गई। अब भागो, रामप्रसाद ने चिल्लाकर कहा। साइकिल बंद हो रही है। अगर तुम अभी नहीं गए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। हम मुड़े और दौड़ने लगे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्तर 7 की सीढ़ियां चढ़ी। इस बार वो नॉर्मल थी, गिनती सही थी। स्तर 6, स्तर 5, स्तर 4। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, एक अजीब फीलिंग हो रही थी, हल्कापन, जैसे बोझ उतर रहा हो। स्तर 3, स्तर 2, स्तर 1। मुख्य टनल में पहुंचे। बाहर की रोशनी दिख रही थी, सूरज की रोशनी। हम दौड़े पूरी ताकत से, और फिर हम बाहर थे। ताजी हवा, खुला आकाश, सूरज। हम जमीन पर गिर पड़े, सांस लेते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, जीवित होने की खुशी से। कुछ मिनट बाद मैंने सिर उठाया। हमारा कैंप वहीं था, टेंट्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट। लेकिन कुछ अलग था। टेंट्स पुराने लग रहे थे, रंग उड़ा हुआ, फैब्रिक फटा हुआ। व्हीकल्स में जंग लगी थी, बहुत सारी जंग। इक्विपमेंट टूटे हुए थे। कितना समय बीत गया? राजेश ने पूछा। मैंने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर डेट दिख रही थी। मैंने एक बार पढ़ी, फिर दोबारा, तीसरी बार। 24 अक्टूबर 2071। 50 साल, मैंने फुसफुसाया। क्या? विक्रम ने छीन कर फोन देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन साइकिल तो टूट गई थी, अनिता ने कहा। रामप्रसाद ने, साइकिल टूट गई, मैंने कहा। हम बच गए, मर नहीं गए, ट्रैप्ड नहीं हुए कुएं में। लेकिन समय फिर भी बीत गया। इनसाइड माइंड में जो 2 दिन थे, वो बाहर 50 साल थे। तभी हमें गाड़ी की आवाज सुनाई दी। 2 गाड़ियां आईं, रुकी। उनमें से लोग उतरे, बुधू महतो। लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा था, 120 साल का लग रहा था, व्हील चेयर में, और साथ में कुछ युवक। एक ने आगे बढ़कर कहा, आप सुरेश यादव हैं? मैंने मिरर में अपना चेहरा देखा। मैं 95 साल का दिख रहा था, सफेद बाल, झुर्रियां, कमजोर शरीर। हाँ, मैंने कहा, मैं सुरेश हूं, मैं आपको ढूंढ रहा था, युवक ने कहा। मेरा नाम रामप्रसाद है, आपके साथी के नाम पर। मैं उनका पोता हूं। दुनिया घूम गई। पोता? मैंने दोहराया। मैं आपको ढूंढ रहा था। मेरे दादाजी ने, उन्होंने मिशन पर जाने से 1 रात पहले एक चिट्ठी लिखी थी, सील्ड एनवलप में, मेरी दादी को दी थी। उसमें लिखा था, अगर मैं 7 दिन में वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि कुछ गलत हुआ। और अगर कभी 10 साल बाद, 50 साल बाद, कभी भी अगर सुरेश भाई या कोई और बाहर आए तो उन्हें यह देना। उसने मुझे वो पुराना पीला लिफाफा दिया। मैंने कांपते हाथों से खोला। अंदर रामप्रसाद की हैंडराइटिंग में 21 अक्टूबर 2021 की तारीख के साथ लिखा था, सुरेश भाई, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, मतलब मैं वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन कल रात मुझे एक सपना आया, उस खान का, एक अंधेरे कुएं का, और मुझे लगा कि शायद मुझे कोई चॉइस लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ, अगर मुझे किसी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो मैं करूंगा, बिना सोचे, क्योंकि तुम सब मेरे भाई हो,
मेरा परिवार हो, मेरी बेटी रीना को बताना मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी शादी में मैं शायद नहीं हो पाऊं अगर कुछ गलत हुआ तो, लेकिन जहां भी रहूं उसे आशीर्वाद दूंगा। पत्नी को बताना वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज थी। और तुम सुरेश भाई गिल्टी फील मत करना, जो भी होगा वो मेरी चॉइस होगी। एक बात और, मैंने अपनी बचत और इंश्योरेंस सब कुछ सही से रख दिया है। फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फाइनेंशियली, बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये लेटर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आशा करता हूं कि हम सब सुरक्षित वापस आएंगे, लेकिन अगर नहीं तो याद रखना मैं खुश था अपनी जिंदगी से, अपने फैसलों से। तुम्हारा दोस्त राम प्रसाद महतो, 21 अक्टूबर 2021। PS, माइन को फिर से सील कर दिया जाएगा 2072 में, परमानेंटली, कंक्रीट से, स्टील से और कुछ और चीजों से। एंशिएंट सिंबल्स, प्रोटेक्शन स्पेल्स जो मैं यहां से गाइड करूंगा, फिर कभी कोई अंदर नहीं आएगा। साइकिल परमानेंटली टूट जाएगी। मेरा सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं रो पड़ा, हम सब रो पड़े। 4 साल बाद 2075, मैं 99 साल का हूं। राजेश पिछले साल चला गया शांति से, बाकी सब भी जा चुके हैं। विक्रम, अनिता, फारूक, सब। मैं अकेला बचा हूं, आखिरी गवाह। आज मैं फिर से उस जगह पर हूं, काली पहाड़ी गांव। माइन को सील कर दिया गया है थिक कंक्रीट से। उसके ऊपर एक मेमोरियल बना है उन सभी की याद में जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया समय को बचाने के लिए, ब्रह्मांड को बचाने के लिए। विशेष रूप से राम प्रसाद महतो, 1971 से 2021, सच्चा प्रहरी, सच्चा नायक। मैं वहां बैठा हूं, हाथ में राम प्रसाद की वो चिट्ठी, और तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत दूर से। सुरेश भाई। मैं चौंक कर देखता हूं, कोई नहीं है। फिर वो आवाज, मैं यहां हूं अभी भी, हमेशा। राम प्रसाद। मैं फुसफुसाता हूं, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूं, समय के पार से। तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी वही हो, अच्छे इंसान, ब्रेव। मैं तुम्हें भूला नहीं, मैं कहता हूं। मैं जानता हूं और इसीलिए मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हारी यादें वो मेरे साथ हैं यहां, समय में। क्या तुम दुखी हो? नहीं, दुख और सुख वो समय के साथ बदलते हैं, लेकिन यहां समय नहीं है, सिर्फ शांति है, अनंत शांति। मैं मुस्कुराता हूं, आंसू बह रहे हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। धन्यवाद दोस्त, मैं कहता हूं, सब कुछ के लिए। धन्यवाद तुम्हें भी, मुझे याद रखने के लिए। आवाज धीमी पड़ती है, फिर बंद हो जाती है। मैं उठता हूं, आखिरी बार मेमोरियल को देखता हूं, फिर मुड़ता हूं और चल पड़ता हूं।